आज हम जो है वो GS3 करेंगे कि कैसे GS3 के सिलेबस को जो है हम एकदम खोलेंगे, अच्छे से उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे ईच एंड एवरी वर्ड को। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता मेंस में, सारा का सारा इसी से आता है। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आनी जरूरी है, ये सिलेबस समझ में आना जरूरी है। लाइफ में अगर खुश रहना आना तो अच्छा सोचिए, खुश रहिए। खुश रहना है तो खुश रहिए, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना। महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे थे समझने में कि लाइफ मतलब क्या किया उन्होंने। सोच के देखो क्या किया 6 साल उन्होंने। ये किया उन्होंने कि लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब है कंटेंट होना, खुश रहना, अंदर से आंतरिक खुशी। और कैसे आएगी वो? अच्छा सोच के, अच्छा समझ के। तो इंडिया में जो है वो सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का इतना ज्यादा क्रेज क्यों कि AI विल टेक सम काइंड ऑफ जॉब्स, कुछ जो लो स्किल जॉब है उनको ले लेगा एंड विल प्रोड्यूस सम अदर काइंड ऑफ जॉब्स। जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत। आज हम करने वाले हैं, देखिए GS1 का मैंने आपको बताया सिलेबस को कैसे जो है सिंप्लीफाई करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद हम PYQ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको GS1 करवाया, GS2 करवाया, ठीक है। और ईरान के एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे आप बहुत सारे पॉइंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम जो है वो GS3 करेंगे कि कैसे GS3 के सिलेबस को जो है हम एकदम खोलेंगे, अच्छे से उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे ईच एंड एवरी वर्ड को। और उसके बाद में पर आगे चलेंगे कि मैंने जैसे कि हमने अपने टीम के साथ आपको वीडियो दिखाई दिया कि कल से यानी कि 20 जून से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैंने आपको GS1 समझा दिया सिलेबस, उसको अच्छे समझ लो। GS2 मैंने आपको अच्छे समझा दिया, उसको डिकोड कर लो। आज मैं GS3 कराने वाला हूँ और GS4 में पूरा एक साथ लेके चलूँगा, मतलब सिलेबस समझाऊंगा, PYQ कराऊंगा और आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो GS4 का अलग से चलेगा अपना। तो आज GS3 आप समझ लीजिए और जो हमारा डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कीजिए आप, ठीक है। तो एक बार अगर कल वाला अगर लेक्चर अगर मिस कर दिया हो, जो हमने डाला है कि जो हमारा टारगेट हमने आपको बताया है कि हाउ कैन मतलब 800+ मार्क्स हम कैसे अचीव करने वाले हैं। प्राइमरी फोकस जो है 26 वालों पे रहेगा और 27 वालों पे भी जो है, क्योंकि अगर 27 वाले अभी ये वाला काम नहीं करेंगे अगले 2 महीने तो क्या करेंगे, वो बैठे बैठे टाइम पास करेंगे। और जैसे अभी क्या है, जून में टाइम पास चलेगा, जुलाई टाइम पास चलेगा, अगस्त में तो मेंस होने के बाद सबका टाइम पास चलता है। उसके बाद कैसे बातों बातों में जनवरी आ जाएगी पता नहीं चलेगा, और जनवरी में फिर जो है प्रीलिम्स का फीवर हाई हो जाएगा और आप 27 की प्रीलिम्स में लग जाओगे। तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आपने निकाल भी लिया तो 27 का मेंस कैसे दोगे। तो इसलिए ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ना केवल 26 वालों के लिए तो है ही है, 27 वालों के लिए भी है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना। मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हम 20 जून से 30 जून तक हम GS1 की PYQ आपको करवाने वाले हैं, सारे के सारे, ठीक है। PYQ कराने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ करवाने वाले हैं। 30 जून से जो है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक हम GS2 को करवाने वाले हैं और 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक हम जो है GS3 के PYQ करवाने वाले हैं। होगा क्या, सुबह 9 बजे, सुबह 9 in the morning आपको जो है यूट्यूब के थ्रू, मतलब यूट्यूब पे वीडियो हम डाल देंगे कि आज जो है ये 10 PYQ या ये 15 PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इनको हम अच्छे से, मतलब कोई मॉडल आंसर नहीं, कुछ नहीं, कैसे एक बंदा, मतलब जैसे हमारी टीम में लोगों ने इतने मेंस दिए हैं, इतने इंटरव्यू दिए हैं, तो हम अगर ये लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें वैल्यू एडिशन वगैरह हम कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। 9 AM पे मॉर्निंग में आपको जो है दिन का टास्क मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और जैसे टेलीग्राम 1-2 दिन में स्टार्ट होता है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर 9 PM इन द नाइट जो है, अच्छा, दिन भर आप लिखिए और टेलीग्राम पे सबमिट कराइए अपने आंसर्स को। 1-2 दिन की बात है, टेलीग्राम खुल जाएगा। दिन भर आप अपने आंसर्स लिखिए और टेलीग्राम पे सबमिट कराइए। और उसके बाद में 9 PM जो है वो जो है इन आंसर्स को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा बाय योर ट्यूटर, जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये ऐसे करके हम जो है विद इन अ मंथ हम GS पूरा निपटा देंगे। इसी के साथ साथ, मतलब ये तो मैंने बता दिया GS1, GS2, GS3, इसी के साथ साथ जो है मैं इथिक्स लूँगा। 20 जून से मैं स्टार्ट कर दूंगा इथिक्स पढ़ाना, इथिक्स एंड सोसाइटी। उसमें मैं आपको पहले जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो समझाऊंगा, उसके बाद उस पर वहीं के वहीं PYQ कराऊंगा और 1-2 उसी टॉपिक पे जो आपको केस स्टडी कराऊंगा। ऐसे धीरे धीरे जो है इथिक्स, क्योंकि इथिक्स ऐसे नहीं चल सकता ना, इथिक्स में बिल्ड करना पड़ता है, मतलब एथिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना पड़ता है। जैसे अभी पिछले वाला जो वीडियो हमने बनाया था सारी टीम के साथ, तो उसमें किसी एक बच्चे ने नीचे बहुत मतलब फालतू से कमेंट किया हुआ था। तो देखो, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है ना, हमें आज तक नहीं फ़र्क पड़ा, ठीक है। नेगेटिविटी को हम दूर रखते हैं ताकि तभी तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। बट ये आपके एंड पे गलत है ना, आपके एंड पे गलत है कि देखो, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है। आप अगर चीज़ों को अच्छे से नहीं लोगे, पॉजिटिवली नहीं लोगे, तो आप बताइए, आपने किसी को गलत बोला, उस पर फ़र्क पड़े ना पड़े, आप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है ना, बहुत संकुचित हो जाएगा।
ठीक है। आप मतलब आप है ना, जब अच्छा सोच ही नहीं कर सकते तो अच्छा कैसे करोगे? अगर आपकी सोच में मतलब एक कोई डिफ़ॉल्ट आ गया तो ऐसा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कुछ कुछ सोच होती है, हम परेशान होते हैं इसलिए हमारा वेंट आउट निकल जाता है, कुछ भी होता है। बट देखो, अगर लाइफ में कुछ मतलब अचीव छोड़ दीजिए, अगर लाइफ में खुश भी रहना है ना, मैं देखिए मेंटल हेल्थ से जुड़ा हूँ तो इतना मैं बता सकता हूँ, लाइफ में अगर खुश रहना है ना तो अच्छा सोचिए, खुश रहिए। खुश रहना है तो खुश रहिए, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना। महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे थे समझने में कि लाइफ मतलब क्या किया उन्होंने, सोच के देखो क्या किया 6 साल उन्होंने। यही किया उन्होंने कि लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब है कंटेंट होना, खुश रहना अंदर से, आंतरिक खुशी। और कैसे आएगी वो? अच्छा सोच के, अच्छा समझ के। अगर मेरे मन में मेरे दोस्त के प्रति या मेरे किसी चीज़ के प्रति या यूट्यूब में मैं घृणा अगर फैला रहा हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे अंदर जो है वो मैल जो है वो है ना। तो इन चीज़ों से को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आप एक अच्छे एस्पिरेंट बन के रहिए। मैंने आपको उस दिन बताया था, आप आज यहाँ हैं, अगर आप आईएएस बन गया, यूपीएससी सेलेक्ट हो गया तो हो सकता है आप सोशली यहाँ चले जाएँ। नहीं भी हुआ तो आप एज अ पर्सन यहाँ होंगे और बहुत शानदार पर्सन आप बन जाएंगे, अगर आप इस प्रोसेस को, इस पूरी एजुकेशन को, ये क्या वैल्यू सिखाना चाह रही है आपको, अगर फॉलो करेंगे तो आप। चलिए आप स्टार्ट करते हैं GS3 के बारे में। तो GS1 हमने कर लिया अच्छे से। GS1 का मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया, GS2 का मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया लास्ट के 2 वीडियोस में। आज जो हम बात करते हैं GS3 की, ठीक है। GS3 को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, GS3 का एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो GS3 की अगर बात करें तो देखिए, समझिए, सबसे कम मार्क्स इसी में आते हैं, मेरे भी सबसे कम मार्क्स इसी में आते थे। इसके हाईएस्ट मार्क्स जो 100, इसमें 100 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। GS3 के अंदर 100 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न 2 है इसके। रीज़न क्या है? एक तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। GS1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी, तीनों स्टैटिक है। GS2 में जो है एक ही सब्जेक्ट आता है लार्जली, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और दूसरा IR, वो भी उसी का पार्ट होता है। तो वो भी मतलब, और हम पढ़ते भी बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है। एथिक्स में पूरा एक वो चलता है। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 एकदम अलग अलग है। आप पाँचों का आपस में बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। कि एक तो आता है, जैसे मैं सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं उस सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या आता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो द नंबर 1 इज इकोनॉमी। सबसे पहले आता है इकोनॉमी। दूसरे पे आता है द सेकंड वन इज, फर्स्ट इज इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी में अपन तीनों पढ़ते हैं। इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, पूरा का पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर का बहुत सारा दिया हुआ है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट की एग्जाम भी इसी में होती है ना, तो एग्रीकल्चर का बहुत सारा दिया हुआ है, या फिर इन्वायरमेंट का पार्ट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो खैर, इकोनॉमी सेकंड जो हम पढ़ते हैं उसके सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा सेकंड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द थर्ड पार्ट इज ये वाला, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट। तो थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, इसको अपन एक ही नाम बोलते हैं, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। द फोर्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट। जो पढ़ते हो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, जैसा सिलेबस अरेंज है उस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा पुल्टा इन्होंने लिख रखा है। अच्छा, मैं फिर बता दूँ आपको, मैंने एक भी वर्ड अपनी तरह से नहीं लिखा हुआ है। जो यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है उसी सीक्वेंस में। द फोर्थ इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द फिफ्थ इज इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो बात ऐसी है कि इकोनॉमी मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 4, है ना। 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं और 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अलग से आते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे हाई हैंगिंग फ्रूट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या है कि कुछ भी आ सकता है, मतलब रैंडमली कुछ भी हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इस साल जो न्यूज़ में है या जो नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके उस हिसाब से वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट का एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मोर और लेस जो है GS1 की जो ज्योग्राफी है वहाँ पे समझ में आता है। अब ज्योग्राफी में जैसे अर्थक्वेक पढ़ा तो डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक अगर आता है तो डिजास्टर ही होगा, है ना। फ्लड आता है तो डिजास्टर होगा। तो वहाँ पे जैसे सूरज सर लेने वाले भी हैं, इसको इंटीग्रेट करके अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत ही मतलब GS3 में अगर मार्क्स खींचना तो कहाँ पे खींचोगे? इकोनॉमी के एग्रीकल्चर से खींचोगे, और इस डिजास्टर मैनेजमेंट के फिक्स क्वेश्चन आता है 1-2, और सिक्योरिटी यहाँ से मार्क्स खींचना GS3 में, ठीक है। तो अपन सिलेबस समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। मैंने एग्रीकल्चर अलग से क्यों रखा है? इकोनॉमी में तो 3 पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विसेज होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। बट मैंने अलग से इसलिए रखा कि एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन इकोनॉमी पर से इकोनॉमी के आते हैं, इकोनॉमी के मान लो 20 में से 4 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के 20 में से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो एग्रीकल्चर के भी 4 क्वेश्चन आते हैं। अब और पढ़ने का कितना रहता है? इसको 80% पढ़ना पड़ेगा तो उसको 20% पढ़ने में काम हो जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। देखो स्मार्ट हम क्या है, हम विद्यार्थी तो स्कूल में और
विद्यार्थी तो हम स्कूल और कॉलेज में थे, अभी हम क्या हैं, परीक्षार्थी। और परीक्षार्थी का पूरा जो फोकस होगा, पूरा फोकस होगा वो किस पे होगा, पूरा का पूरा मार्क्स बटोरने पे होगा। ठीक है, हिंदी लिखने में दिक्कत आने लगी भाई। तो ये होगा। अब देखो इंडियन इकोनॉमी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या पॉइंट है, क्या पढ़ना है हमें, कैसे क्या पढ़ना है, एक एक करके समझिए, उसी हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे, उसी हिसाब से आप सारी चीजें करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, हमें सारे डाटा यहाँ याद होने चाहिए। हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है, कितने बिलियन की है, वर्ल्ड में हम कैसे आते हैं, इकोनॉमी को जो है मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितने ट्रिलियन की है, व्हाट इज़ पर कैपिटा, व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ दिस, ये सारे कंसेप्ट हमें आने चाहिए जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं मतलब मेंस में क्या अलग से, मतलब वहाँ के पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ, वहाँ का एप्लीकेशन यहाँ करो। मैंने आपको समझाया हुआ है ना, दिस इज है ना, एक कोई भी चीज़ का फैक्चुअल पार्ट या इन्फॉर्मेटिव, जो इन्फॉर्मेटिव वाला पार्ट है वो प्री में आपको पढ़ते हो आप, इसका एनालिसिस जो एनालिटिकल जो पार्ट है वो मेंस में हम करेंगे। और जब हमारा फैक्ट और एनालिसिस सही होगा तभी तो हम उस पर ओपिनियन बना पाएंगे, जो कि आप इंटरव्यू स्टेज पे करेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब हमारी इकोनॉमी कैसी है और उसमें इशू क्या है। जैसे हमारी इकोनॉमी का सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी काउंट करने में जो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड है उसमें क्या इशू है, या फिर इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। एग्रीकल्चर में क्या इशू है, पहले क्या था, मिडाइवल टाइम में ना हमारे अर्बन सेंटर्स अच्छे थे, ठीक ठाक थे ना, ये मुगल टाइम्स में, उसके बाद में भी फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सर हड़प लिया, तो हमारे जो है रूरलाइजेशन हो गया है ना, जो उनकी, क्योंकि वो पेट्रोन्स चले गए, जो इंडियंस थे उनके, जो इंडियन नवाब राजा वाजा जो थे वो चले गए, तो लोग जो है वो अर्बन सेंटर में नहीं रह पा रहे थे, तो गाँव में आ गए, गाँव में एग्रीकल्चर करने लगे, दैट इज़ वाई। और एग्रीकल्चर भी हमारा हमेशा डिस्ट्रेस में रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने हम मतलब इंडिगो उगाओ, ये उगाओ, लगान भरो, उस समय में लगाए रखा। तो हमारी 50% पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है, बट जीडीपी में लगभग 16% ही दे रही है, तो ये अपने आप में इशू है। तो इस टाइप के इशू। मैन्युफैक्चरिंग में क्या इशू है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रहा। कोई भी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर बनती है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे यूएस को ले लो, चाहे जापान को ले लो, चाहे चाइना को ले लो। हमारे क्या हुआ, हम एग्रीकल्चर से, जैसे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाला, आप देख रहे हो आप, हमारे यहाँ जॉब्स क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विसेज। अब जैसे कोई डाटा सेंटर है वो कितने लोगों को ले लेगा, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जो है वो सर्विस जॉब्स वगैरह होती है। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिलेबस को हम समझ रहे हैं कि पूछता क्या है, वो पूछता क्या है ना, कि पूछा क्या है सिलेबस के अंदर, इश्यूज़ रिलेटिंग टू व्हाट, प्लानिंग, है ना, इस पर हम सारा का सारा प्लानिंग पढ़ेंगे। अच्छा खासा हमारा एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ठीक है, अब जो है नीति आयोग वो काम करती है, और 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। अब आप देखोगे PYQ जब मैं आपको कराऊंगा, भरे पड़े हैं इस पे क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान्स पे, प्लानिंग पे, ये वो, मतलब कि इस हेडिंग पे मैंने आपको बताया, मैंने अभी अगली मतलब वो PDFs आपके साथ शेयर करना हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस में, कि ये पूरा हेड है ना, इसके नीचे इसके सारे PYQ हमने यही करा रखे हैं ना, तो इसके नीचे कम से कम 40-50 PYQ होंगे, और वहाँ पे ये वर्ड रिपीट होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक, तो दिस इज प्लानिंग, है ना, दिस इज, तो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू व्हाट, प्लानिंग। हमें प्लानिंग कैसे करनी है। अब जैसे हमने प्लान किया कि हमने इसको क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग ले आए। इस प्लानिंग में क्या क्यों किया हमने ऐसा, प्लानिंग कमीशन में क्या गड़बड़ थी, और नीति आयोग के आने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, या फिर और भी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे हमें कोई पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, RBI कोई पॉलिसी लेके आई, तो उस पॉलिसी मतलब इसे प्लानिंग ओनली, है ना, तो उसके क्या इश्यूज हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वो सब, है ना। हर चीज़ का क्या लिखेंगे अपन, प्रो एंड कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड। मेंस में ना बेसिकली इतना ही अपने को चलना होता है। किसी भी चीज़ को इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी में चलोगे ना, ऐसे हैफजार्डली तो नहीं चलोगे, पहले वे फॉरवर्ड बता दिया, फिर कमी बता रहे हो, फिर पॉजिटिव्स बता रहे हो। इंटरव्यूअर को लगेगा यार इसको तो आता ही नहीं है, तो क्या एकदम फट्टे मार रहे हैं, ऐसे फट्टे मार रही है ना। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के बाद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पहाड़ों में पड़े हुए, मान लो रिसोर्सेज झारखंड में है, रिसोर्सेज ओशन में है, हम इनको मोबिलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज कैसे करेंगे, बाय एजुकेशन एजुकेशन भी दे दी। अब बेरोजगार अगर जनता घूम रही है तो मोबिलाइज नहीं हुआ, है ना, फिर वो क्राइम की तरफ जाएगी, तो उनको हम रोजगार देंगे। और रोजगार मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे एक चीज़ होती है ना कि ह्यूमन जो रिसोर्स होता है, यानी कि ह्यूमन जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब खराब नहीं होता वैसे, मतलब
ट्रू सेंस में खराब नहीं होता है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या करते हैं, एक जस्ट आपको वो बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को खोदते हैं। जैसे कि हमने माइंस वगैरह खोदी, हमने मिनरल्स निकाले वगैरह वगैरह, ठीक है, उससे हमारी डेवलपमेंट हुई। जैसे हमने एसी बनाई, सेमीकंडक्टर्स बनाए, सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, गाड़ियों के अंदर यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। ऐसा कोई डिवाइस नहीं, इस पूरे चैम्बर में जितने डिवाइसेस लगे हुए हैं 8 से 10, सब में जो है वो सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, साइंस एंड टेक में आ जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने निकाले, सिलिकॉन वगैरह, लिथियम विथियम सब कुछ, यूरेनियम वगैरह, और उससे क्या हुआ, हमने हमारी डेवलपमेंट की, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स हुआ। यानी कि नेचुरल रिसोर्स से ह्यूमन रिसोर्स बनता है, ह्यूमन रिसोर्स से नेचुरल रिसोर्स बनता है, एंड दिस इज मोबिलाइजेशन। अब यहाँ जहाँ गड़बड़ होगी ना, जैसे नेचुरल रिसोर्स निकला लेकिन वो ह्यूमन के पास की डेवलपमेंट की बजाय वो लीक हो गया माफिया के थ्रू या करप्शन में लीक हो गया। दिस इज द केस विद ट्राइबल्स, है ना, आगे बताऊंगा मैं आपको इंटर सिक्योरिटी में। वो नेचुरल रिसोर्स निकला तो सही, लेकिन वो लीक हो गया और वो करप्शन में चला गया और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेस में चला गया, उधर चला गया। तो अब जो ह्यूमन रिसोर्स है तो डेवलप ही नहीं हुआ। इनको तो ट्राइबल्स जो है उनको एजुकेशन मिली ना, हेल्थ मिला ना, इनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिली, तो क्या होगा, इनमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। इनमें क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। अभी जो फ्रस्ट्रेशन आएगा इसके दो ऑप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। फ्रस्ट्रेशन आएगा, या तो मान लो फ्रस्ट्रेशन डिप्रीवेशन में चले जाओ, ठीक है, मार्जिनल मैन बन के रह जाओ, ठीक है, गरीबी में जियो आप, अपने ट्राइबल इलाके छोड़ के आ जाओ, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहो, या फिर रिटेलिएट करो। रिटेलिएट करने के फिर दो तरीके हैं, पॉलिटिकली रिटेलिएट करो या फिर रेडिकली रिटेलिएट करो। पॉलिटिकली रिटेलिएट करोगे तो आप मूवमेंट खड़ा करोगे, आप आंदोलन करोगे, और अगर वॉलंटली करोगे तो नक्सलिज्म ज्वाइन करोगे। तो इस टाइप से सीक्वेंस में हमें चलना है। दिस इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसका जो नुकसान है वो यहीं पढ़ेंगे और कुछ कुछ आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक एक वर्ड पे एक एक पेज का नोट बनाना अपने को, एक एक वर्ड पे, और फिर क्या होगा, अपने पास GS3 पूरा 50 पेज में निपट जाएगा, है ना। तो प्लानिंग हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे बेसिक चीज ये आ जाएगी, व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज कि मैं, मतलब बच्चा था इतना सा था और अब मैं 174 सेंटीमीटर 175 सेंटीमीटर का हो चुका हूँ। दिस इज माई ग्रोथ, ठीक है। मेरा दिमाग पहले इतना सा था साइज में, अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मेरा मुंह हो गया। दिस इज ग्रोथ। एंड द डेवलपमेंट इज कि ये काम कैसे करता है दिमाग, दैट इज माई डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज माई डेवलपमेंट। तो ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में। इसका पूरा ट्रिक बताऊंगा मैं 8 पॉइंटर्स का। तो दिस इज ग्रोथ जो क्वांटिटेटिव में होता है। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटी में होता है, और डेवलपमेंट वो होती है वो क्वालिटी वाइज होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटी वाइज होती है, ठीक है। तो दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी क्या है ना, हमारी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोथ हो रही है। क्या हुआ, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। ये तो देखो बच्चे पैदा हो रहे हैं, 150 करोड़ हम हो गए, दैट इज ग्रोथ, है ना। एंड दिस इज कि उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको हेल्थ मिल रही है, उनको बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज मिल रही हैं, और क्या वो कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बन रहे हैं अपने देश के लिए, ठीक है। वो उल जलूल बातें तो नहीं कर रहे ऐसे कुछ अपना वो। अब देखो, जैसे आप अच्छे खासे पढ़ लिए ना, आप IITN बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप फॉर एग्जांपल आप UPSC भी आपने क्रैक कर लिया ना, सोच लेकिन आपकी वही पीछे वाली अभी रही हुई है। अब हो सकता है उस टाइम वो सोच गलत नहीं हो सकता आज वो सोच गलत हो सकता आज से 30 साल पहले, मतलब अगर घर में मतलब घूंघट जो निकालना है, हो सकता है कि वो अपन कोई कल्चर का पार्ट हो, लेकिन आज तो मतलब नहीं कर सकते अपन। क्यों, सिंपल सी बात है। अब जो एथिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि आप हो सकता है आपका सोचना अलग हो, मेरा सोचना अलग हो, ठीक है। तो हम उसको किस पे लेंगे कि भाई क्या एक इंसान दूसरे इंसान के अधिकारों का हनन छोड़िए निर्धारण भी कर सकता है क्या, मतलब दूसरे के अधिकारों के, मतलब किसी और का अधिकार, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, मतलब मेरे सामने कोई है, उनको मैं बोलूँ चुप बैठ, भाई मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला कि चुप बैठ, ठीक है। अंटिल अनलेस ये जगह मेरी है, लेकिन दुनिया तो सबकी है ना। तो इस टाइप से अपन पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और क्या क्या उसके वो हैं, ये सारे के सारे करेंगे। तो वापस इकोनॉमी पे आते हैं। तो इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो एक अलग होता है ना। तो ग्रोथ में क्या डिफरेंस है एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, अच्छे से अपन करेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की है, ठीक है। और सिर्फ अपनी बात नहीं है। अब देखो 150 करोड़ लोग हो चुके हैं, 150 करोड़ लोगों को हमने पढ़ा भी दिया है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट तो मांगेंगे ना वो, 150 करोड़ लोगों को हमने पढ़ा दिया। अब देखो ये हुआ है हमारे देश में, ठीक है,
क्यों कंसर्न आता है, ठीक है, ये आता है कि हमने हमारी पॉपुलेशन होगी 150 करोड़। अब 150 करोड़ इसलिए नहीं हुई कि हमारा जो रिप्रोडक्शन करने का ज़्यादा मन करता है, या फिर देखो बेस हमारा हाई था। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, इतनी सैकड़ों नदियाँ निकलती हैं, जो नदर्न प्लेन है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन है। तो हमारा बेस साइज शुरू से अच्छा रहा है, मतलब शुरू से वहाँ पे पॉपुलेशन रही है, बाहर से लोग आते गए आते गए आते गए। ऐसे चाइना में भी एक पार्ट है बीजिंग वाला इलाका, तो पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई, इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है। अब एजुकेशन से इसको रोका जा सकता है, हम रोक भी रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कि एक अनपढ़ महिला के लिए, अनपढ़ आदमी के लिए है कि मतलब वुमेन इज अ फैक्ट्री जो बच्चे पैदा करे। बट जब महिला पढ़ लिख लिखेगी तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, आई एम अ पर्सन, आई एम अ ह्यूमन, मेरी डिग्निटी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी लाइफ है ना। तो उससे अपनी चीज़ें हो रही है, मतलब इसलिए मैं GS2 में एक वर्ड अपन लिखेंगे, एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये मैंने एक आंसर में पढ़ा था, श्रुति शर्मा मैम जो AR1 थी उनके आंसर में पढ़ा था, मैं हर जगह यूज़ करता हूँ कि एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या कहीं पे भी एजुकेशन को लगा सकते हैं। एजुकेशन नॉट ओनली मतलब सिर्फ वो डिग्री विग्री नहीं, एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन। चलिए, तो 150 करोड़ हम हो गए, ठीक है। अब 150 करोड़ हो गए और बोलते हैं कि 60% जो वर्किंग एज ग्रुप में है वगैरह वगैरह। अब भाई ये लोग कुछ खाएंगे, कुछ कमाएंगे, अपना परिवार पालेंगे, तो इनको क्या चाहिएगा, इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिएगी। क्या चाहिएगा इनको? एम्प्लॉयमेंट चाहिएगी। इनको क्या चाहिएगा? एम्प्लॉयमेंट चाहिएगी। अब क्या है, हमारे देश में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैंने आपको बताया, या तो हम एग्रीकल्चर पे थे, एग्रीकल्चर से सीधा जंप मार के सर्विसेज पे आ गए। एम्प्लॉयमेंट तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती है। तो अब हम जो है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इनसे हम क्या कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, ताकि जितनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाली जो है उनको यहाँ डाला जा सके मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि एग्रीकल्चर तो है वो स्टेगनेंट हो चुका है, उस वो ज़्यादा लोग ले नहीं सकता। एक 10 बीघा के खेत में 10 लोग काम करे, चाहे 3 लोग काम करे, प्रोडक्टिविटी तो इतनी रहनी है। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में इतना ज़्यादा, अब जैसे मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो ह्यूमन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दीज आर टेक वाली जॉब्स हैं, ह्यूमन को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ लेके आ रहे हैं। अब मैं एक आपको मजेदार बात बताता हूँ, इंडिया में जो है वो सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है ना। गवर्नमेंट जॉब का देखो, इंडिया जितनी पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया जितनी पॉपुलेशन चाइना में, लेकिन वो सोशलिस्ट कंट्री है। सरकार देखती है किसको क्या जॉब देनी है वगैरह वगैरह। इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब मतलब एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल परिवार से में पैदा हुआ बच्चा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में जो बच्चा पैदा हुआ इकोनॉमिकली, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बच्चा पैदा हुआ, तो वो क्या सोचेगा, है ना। उसके पास इस सब से निकलने का क्या तरीका है। अब जैसे आप वेस्ट में पैदा होते, 16-17 साल की उम्र में आप अपना इंटर्नशिप के टाइम पे किसी रेस्टोरेंट में काम करते, सीखते, अपने पैशन को करते, फिर 30-35 तक आप शादी करते और उसके बाद में जो है सेटल हो जाते और वो सब करते। इंडिया में क्या है, वही तो एज है शादी करने की, है ना, 20-22-25, है ना, और वही एज है आपको सेटल होने की, ठीक है। क्योंकि फिर फैमिली वाले की भाई शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, वो सब में लग जाते हैं। तो आपके पास जो ईजिएस्ट वे है ना, ईजिएस्ट वे होता है जो इंडिया में जो ईजिएस्ट वे है वो क्या है, ईजिएस्ट वे है कि एक दिन में आपके वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाएं, सब कुछ, वो है गवर्नमेंट जॉब। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लाइफ में कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब समझ लो, हमारी ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लाइफ में कुछ नहीं। ऐसी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं जिसमें कुछ नहीं करना पड़े। बट स्टिल, क्योंकि ये हमें ना एक इसको बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन, मैं आपको बताऊंगा, अपवर्ड मोबिलाइजेशन एक मतलब हमें करवा देता है ना, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का इतना ज़्यादा क्रेज है, इसलिए इतने करोड़ों स्टूडेंट जो वगैरह इसकी तैयारी करते हैं, इसलिए जो है पेपर लीक होने पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब है, ये है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब बात क्या है कि दिस इज एम्प्लॉयमेंट का इशू, और ये बहुत डिटेल में करेंगे, समझेंगे, हम रटेंगे नहीं किसी चीज़ को, हम समझेंगे एज ए फ्यूचर IAS ऑफिसर, हम समझेंगे कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, व्हाट इज द रियल इशू, एंड हाउ वी एज ए इंडियन सिटीजन्स, वी एज ए इंडियन यूथ, है ना, एज ए मतलब पढ़े लिखे यूथ, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और वही बात आपको आंसर में लिखनी है, वही बात आपसे जब इंटरव्यू में पूछी जाएगी आपको बोलनी है। मार्क्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप अगर उसकी तरह हो गए ना, मैं रट लूंगा, मैं तो पहले रट लेते थे, मैं दोबारा रट लेंगे, मैं, इससे नहीं काम चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला देखिए, हमने इकोनॉमी पढ़ी, उसके इश्यूज पढ़े, हमने इकोनॉमी पढ़ी, उसके इश्यूज पढ़े, हमने इकोनॉमी पढ़ी, इश्यूज पढ़े, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो अब ये ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, जब मैं आपको पॉइंट खोलना सिखाऊंगा GS के थ्रू, है ना, कि GS के सिलेबस के थ्रू ही मैं आपको 20-20 पॉइंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ में आप किसको, मतलब आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है अपने UPSC की प्रिपरेशन में, एक तो एलिवेट और दूसरा है इंक्लूसिव। मतलब क्या है इसका, मतलब ये दोनों अप्रोच के साथ आना आप कभी नहीं फंसोगे, मतलब लाइफ में भी नहीं फंसोगे। एलिवेट मतलब हर चीज़ को एलिवेट कर दो। जैसे कोई बच्चा भी जो उल्टा सुल्टा लिख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं आया उसको देख के। क्यों नहीं आया कि मतलब मैंने उस चीज़ को एलिवेट कर दिया कि अरे बच्चा परेशान होगा। एलिवेट एनीथिंग टू ए हायर लेवल,
ये बच्चा परेशान होगा, इसका पर्सनल कुछ इशू चल रहा होगा वगैरह वगैरह, तो कोई बात नहीं, वेंट आउट कर रहा है, ठीक है, डिजिटल वेंट आउट कर रहा है ये, तो एलिवेट कर दो, किसी भी चीज़ को एलिवेट कर दो। क्या आपको किसी ने गाली दी तो आप ये सोच के चलो कोई बात नहीं, दिमाग से परेशान होगा या गुस्से में होगा या जो भी है, ठीक है, आप आगे निकल जाओ। अनटिल अनलेस आप पे मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आप इतने शॉर्ट बन जाएंगे, आपको कमजोर समझ लिया जाए। बात ये है कि आप डीएम बन गए, आपको कल को पॉलिटिशियंस का प्रेशर आ रहा है, आपको पब्लिक का प्रेशर आ रहा है, मीडिया का प्रेशर आ रहा है, एथिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अपना प्रॉपर सिलेबस एथिक्स में ये सब है ना, तो उसमें क्या करना है, आपको एलिवेट कर देना है चीज़ों को, ठीक है। आपको ऐसे रिफॉर्म्स लेके आना जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, मतलब आप मतलब कोई आप वो मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, तो एलिवेट कर दो। दूसरा इंक्लूसिव, जब भी सोचने बैठो सबका सोचो, आपके ना बाय डिफॉल्ट आपका ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब भी आप सोचने बैठो सबका, दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। जीएस 1 2 3 4 सबका सिलेबस एक जैसा है ना, उधर के पॉइंट्स इधर डाल सकते हैं, इधर के पॉइंट्स उधर डाल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा याद नहीं करना। मैं आपको हर जीएस के 50-50 100 पन्ने बना के इतने 200-300 पन्नों में अपन निपटा देंगे पूरा मेंस, है ना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कि सबका सोचो, सबका सोचो, मतलब अगर मुझे ये बोला गया कि आप डीएम हो, ऐसे कोई केस स्टडी दे दी कि आप डीएम हो, बाढ़ आ गई या फिर जैसे बाढ़ आ गई मान लो, है ना, अब बाढ़ आ गई तो लोग बह गए, अब कितना मतलब कितना इंक्लूसिवली सोच सकते हो, सोचो कि उस बाढ़ में कौन कौन प्रभावित होंगे, है ना। हम नॉर्मली करते हैं, अमीरों को छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ देते हैं, पॉलिटिशियंस को अरे भाई सबका आप लेके चलो, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। बीइंग अ सिविल सर्वेंट पीएम टू पियोन सबको हैंडल करना आपको आना चाहिए ना, ये बात मतलब याद रखना, पीएम टू पियोन, है ना। पीएम के सामने आप ऐसे नहीं कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ऐसे हो जाए आपका, और पियोन के सामने ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उसको कुछ समझ ही नहीं हो, है ना। पियोन टू पियोन आपको सब जो है वो होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये नहीं होना चाहिए ना, पियोन और पियोन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक। चलिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ, इशू ये है कि जब इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिवली नहीं होगी तो इश्यूज आएंगे, वो अपन पढ़ेंगे क्या आएंगे, ठीक है। जो है हमारा जो अंत्योदय, हमारा मेन वो होता है कि जो अंत्योदय कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ सब चीज़ें आपको, कि कुछ भी हम करने वाले हो अंत्योदय होना चाहिए। कोई भी हम पॉलिसी लेके आने वाले, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोग्राम पॉलिसी के, उसके लिए P+P की पार्टिसिपेशन एंड पेनिट्रेशन। पार्टिसिपेशन की जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना जो है वो पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल होगी, एंड पेनिट्रेशन इसकी जितने वो लास्ट माइल तक जाएगी उतनी सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल कैसे हो पाया, उसमें पार्टिसिपेशन था लोगों का, क्योंकि पीएम ने उसको गांधी जी का वो आइकन बना के उसको पूरे देश का मूवमेंट बना दिया। और पेनिट्रेशन की गांव-गांव में, गांव पंचायतों में 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे थे टॉयलेट बनाने के लिए, तो लोगों का फिर बिहेवियरल नज हुआ। तो एक ही सक्सेसफुल स्कीम में हम लिख सकते हैं, जैसे फेलियर स्कीम जैसे फार्म लॉज आए थे, ठीक है, फार्म लॉ में पार्टिसिपेशन नहीं था फार्मर्स का, तो कैसे वो होंगे ना। पेनिट्रेशन तो चलो गवर्नमेंट धक्के से या क्या बोलते हैं जोर जबरदस्ती से करवा सकती है, लेकिन पार्टिसिपेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करनी है। उसके बाद बात करें, हाँ ये सब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखना है इस चैप्टर में, ठीक है। और एथिक्स में क्या देखना है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, पॉलिटी गवर्नेंस यानी कि जीएस 2 में कैसा देखना है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और जीएस 1 में क्या देखना है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो मतलब समझ रहे हो, सेम सब चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट बजटिंग। भाई गवर्नमेंट बजटिंग आपने प्री में पढ़ी ली होगी, दो टाइप के बजट होते हैं, है ना, दो टाइप के बजट होते हैं, मतलब बताता हूँ। बजट होता है ना, बजट कौन लाता है, क्या लाता है ना, प्री में सब पता है, प्रेसिडेंट के नाम पे फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं, ये सब पता ही है। अब बजट दो टाइप के होते हैं भाई, है ना। बजट क्या होता है, एक तो रेवेन्यू बजट होता है ना, और एक जो है वो कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट मतलब जहाँ पे कुछ एसेट ना तो क्रिएट हुए, ना तो एसेट मतलब एसेट और लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, इधर एसेट लायबिलिटी क्रिएट होते हैं ना। इधर पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, एक चार्ट बना रखा है मैंने बहुत शानदार। और रेवेन्यू में भी दो टाइप की रेवेन्यू होती है ना, रेवेन्यू रिसीट जो आ रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जा रहा है। ऐसे कैपिटल बजट में दो होते हैं, कैपिटल रिसीट जो आ रहा है और कैपिटल बजट जो जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जा रहा है। अभी इतने शानदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा कि आप कभी बजट नहीं भूलोगे, ठीक है। अभी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता इसके ऊपर, ठीक। चलिए, तो गवर्नमेंट बजटिंग होगी। फिर बजटिंग में इशू क्या है, जेंडर बजटिंग, रेलवे का बजट अलग क्यों आता था, ये वो, और जेंडर बजटिंग। और हमारी बजटिंग में क्या प्रॉब्लम है, मार्च रश क्या होता है कि भाई आपको 1 अप्रैल से पैसा खर्च करना है, आपने किया नहीं, और लास्ट में फरवरी मार्च में आप दे दनादन पूरा पैसा खर्च अंधाधुंध डाल दे रहे हो ताकि अगले साल दोबारा पैसा मिल जाए, दैट इज मार्च रश वगैरह। तो वो सब अपन प्रॉब्लम पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट बजटिंग। ये इकोनॉमी में बस इतना आता है, ये है इकोनॉमी, ये पॉइंट्स है ना इकोनॉमी में दिए में, आगे थोड़े बहुत और भी हैं, बट ये इकोनॉमी का। फिर स्टार्ट हो जाता है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में ना बहुत हाई मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं एग्रीकल्चर में। पहले सिलेबस समझ लो, है ना, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मतलब मेरे पास हर सब्जेक्ट की एक ट्रिक है ना। जैसे IR में मैंने देसी बताई थी आपको, है ना,
सोसाइटी में आपको बताई थी इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्यूज, वो वीडियो देख लेना, आईआर का देख लेना। ऐसे जो एग्रीकल्चर की एक ट्रिक है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप 20 पॉइंट जनरेट कर दोगे उसमें, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, हाँ, मेजर क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रिलेटेड इश्यूज एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड कि वेरियस मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं। अब भाई आपको पता होना चाहिए, प्री में भी तो ये आता है, प्री में भी तो ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रॉप्स कहाँ पे उगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस कहाँ पे होता है, कायदे से राइस कहाँ पे होना चाहिए, राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पानी है वगैरह वगैरह, यानी कि साउथ इंडिया में होना चाहिए। लेकिन हो कहाँ पे रहा है, मैक्सिमम पंजाब हरियाणा में। क्यों हो रहा है, वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, पानी की अवेलेबिलिटी हो गई, अच्छे बीज आ गए, ये सब आ गया, तो वहाँ पे हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो राइस है वो एक्सपोर्ट होता है। जैसे एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, कल मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, आपको न्यूज़ में मैं करवाऊंगा कि हमारा राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है। हमारा 50% हमारा बासमती जो राइस है एक बहुत बड़ा मतलब एक एक्सपोर्ट का एक पार्ट है, और उसका 50% मिडिल ईस्ट में जाता है, मतलब वेस्ट एशिया में जाता है, वहाँ पे चल रहे पंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही है तो क्या होगा, पंजाब हरियाणा के किसानों को दिक्कत होने वाली है। तो उन्होंने अभी 5 या 8 जून को जो बंद बुला लिया था। तो हर चीज़ आपको कनेक्टेड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज मेजर क्रॉप, ठीक है। ऐसे कौन प्री में ये तो पूछते हैं वो क्रॉप वहाँ पे होती है। अब कॉफ़ी क्या राजस्थान में हो सकती है, आपको पता होना चाहिए भाई। कॉफ़ी राजस्थान में बैठ के मैं पी सकता हूँ, लेकिन कॉफ़ी एज ए क्रॉप कहाँ पे हो सकती है, क्या इन्वायरमेंट चाहिए कॉफ़ी को। ऐसे बाजरा है, बाजरा क्या मैं लद्दाख में उगा सकता हूँ, वो भी डेजर्ट है, राजस्थान भी डेजर्ट है, तो क्या मैं वहाँ पे बाजरा उगा सकता हूँ। तो ये मेजर क्रॉप्स आपको पता हो, ये तो प्री वाला पार्ट है। यहाँ पे उसका एनालिसिस वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको राइस के बारे में बताया है ना, वेस्ट एशिया, तो मेजर क्रॉप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये तो अब मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास हर चीज़ का एक एक चार्ट है भाई, है ना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बताऊंगा आपको। तो मेजर क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इश्यूज एंड कॉन्स, मतलब क्या इशू आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बेसिकली इशू आ क्या रहे हैं वो हम करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं क्या क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कैसे कैसे हम व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न में झूम कल्टीवेशन क्या होता है, लाइन फार्म क्या बोलते, इंटीग्रेट एग्रीकल्चर क्या होता है, और अलग अलग टाइप के जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है सारे एक साथ करके रख लेंगे। इसमें 1 पेज 1 टॉपिक कवर करेंगे, मतलब 1 ओटोप है ना, 1 टॉपिक 1 पेज करेंगे, 1 टॉपिक 1 पेज, ठीक है। कोई प्री की तरह डिटेल में नहीं पढ़ना होता है ना, बस पॉइंट एड्रेस हो जाए उस पर हम आंसर लिख दें। तो क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ इरीगेशन, टाइप ऑफ इरीगेशन में जैसे माइक्रो इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, ऐसे वो गन वाला होता है एक वो, तो टाइप ऑफ इरीगेशन। उसके बाद टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स, कि किस टाइप के इरीगेशन के सिस्टम आते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं चलो आपको आगे बताता हूँ। एंड देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, कि उनका स्टोरेज कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए समय आ गया है कि मैं आपको एग्रीकल्चर का पूरा वो बताऊं कि एग्रीकल्चर आप करोगे कैसे, ठीक हो। ये देखो एग्रीकल्चर है, ये क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में जो है सबसे पहले क्या, इनपुट, सबसे पहले इनपुट, ऐसे आपको पॉइंट जनरेट करने। एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या है, इनपुट, और उसके बाद में क्या है, आउटपुट। अब एग्रीकल्चर के बारे में सोचो आप, हाँ, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप सोचिए कि सबसे पहले इनपुट पे हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है। इनपुट पे हम क्या डाल सकते हैं, सबसे पहले आपको कुछ एग्रीकल्चर करना है तो सबसे पहले क्या चाहिएगा आपको, ह्यूमन रिसोर्स, है ना भाई, करने वाला तो चाहिए। अब दूसरा फिर आपको क्या चाहिएगा, लैंड, कि कहाँ पे करेंगे ये चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिएगा भाई, आप मतलब किसान अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या चाहिएगा, आपको सीड चाहिएगा। इसी पे सारे के सारे पॉइंट बनते हैं, ऐसे ही खुलेगा सारा का सारा, है ना। फिर आपको क्या चाहिएगा, सीड, सीड आपने वहाँ पे लगा दिया, सीड लगा दिया तो आपको और क्या चाहिएगा, उसको अच्छे से उगाने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिएगा, और जो है वो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आप ये सीड सोइंग अच्छे से कर सके, फर्टिलाइजर इफेक्टिवली उस पर स्प्रे कर सकें, या फिर वाटर जो है कम पानी में काम कर सके, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनपुट की टेक्नोलॉजीज़, है ना, कि जैसे रोटावेटर, ये हैप्पी सीडर वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजी चाहिए होगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये सब की सब चीज़ें आपको सस्ती पड़े, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा। आपको क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा। तो किसान, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा रहता है कि आज़ादी के टाइम पे 75% किसान जो है वो इनफॉर्मल चैनल, यानी कि मनी लेंडर से पैसा मांगता था, फिर वो लगान भरता रहता था और वो जनरेशन गुलाम रहती थी। अब जो है वो फॉर्मल चैनल, यानी कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह से वो उनको उधार मिल जाता है। तो ये सारे के सारे इनपुट हो गए। अब देख लो कितने पॉइंट जनरेट हो गए, यहीं से आंसर बना के लिखना आपको। क्वेश्चन जब PYQ आएगा तो कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए। एग्रीकल्चर इतने में ही निपट जाता है आपका, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स, लैंड, सीड, फर्टिलाइजर, वाटर हो गया आपका, टेक्नोलॉजी हो गया, फंड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका ये धान, मतलब आपका जो एग्रीकल्चर, मतलब आपका जो है वो बनके, मान लो फसल बनके तैयार हो गई, फसल जो है बनके खड़ी हो गई, ठीक है। अब आता है क्या, आउटपुट। हाँ, तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में होगा
देखो ये फसल बनके तैयार होगी। अब फसल सबसे पहले कटेगी तो क्या होगी, फसल को कलेक्ट करना पड़ेगा, फसल को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे एक इनिशिएटिव आपने पढ़ा होगा पीएम भाई, है ना, पीएम भंडारण, कि वो हमारे लिए पास वो नहीं है। वो किसान ने आज टमाटर काटा, अगर वो मंडी में जाके नहीं दे के आएगा 5 दिन में 3 दिन में, तो टमाटर खराब हो जाएगा। और इसलिए मंडी वाले जो उसको ब्लैकमेल करते हैं और वो मतलब उसको इतना पैसा नहीं देते, तो किसान के नुकसान हो जाता है। तो कलेक्शन के लिए भंडारण, स्टोरेज वगैरह वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से खोलेंगे इसको, बहुत अच्छे से खोलेंगे, लेकिन ये इन हेड्स में खोलेंगे। कलेक्ट हो गया, ठीक है, कलेक्ट हो गया, फिर स्टोरेज करेंगे। अच्छा, ये कलेक्शन कौन सा है, वहीं पे ऑन साइट कलेक्शन किया, फिर आपको स्टोर करोगे। जैसे पेरिशेबल गुड्स है ना, सब्जियां हैं, उनको स्टोर करना जरूरी है ताकि उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह वो हमारे यहाँ नहीं है, उसका बड़ा इशू चलता है। तो दिस इज कलेक्ट करेंगे फिर स्टोर करेंगे। अब यानी कि CSTM, ये ट्रिक होती है ना, कलेक्शन करेंगे, स्टोर करेंगे, देन उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। भाई ट्रांसपोर्ट करेंगे या तो किसान के खेत से करेंगे डायरेक्ट पब्लिक को, मतलब दुकानों में, या वहाँ से मंडी करेंगे, मंडी से जो है लेके जाएंगे लोग, या फिर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्केटिंग। अच्छा, एक यहाँ पे वो रह गया, ये फंड हो गया, मतलब फाइनेंस तो हो गया, एक इंश्योरेंस भी तो चाहिए ना, इंश्योरेंस भी तो चाहिए भाई। मतलब ये उधार तो मिल गया, लेकिन इंश्योरेंस भी तो चाहिए कि फसल खराब होगी तो क्या, किसान को फिर जो है आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर इंश्योरेंस नहीं होगा। तो वो सारे भी स्कीम्स वगैरह पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का क्या है भाई, मार्केटिंग का क्या है, तो मार्केटिंग में हम क्या करेंगे कि कैसे चीज़ों को मार्केट किया जाए, कैसे चीज़ों को मार्केट किया जाए, ताकि क्या है, दो चीज़ें यहाँ पे, है ना, दो चीज़ें हैं कि किसान जो है, फार्मर, उसको अपनी प्रोड्यूस का बेस्ट दाम मिले, एंड जो कंज्यूमर है ना, इसको बोलते हैं फील्ड टू फोर्क, है ना, फील्ड टू फोर्क, ठीक है। तो फील्ड मतलब फार्मर को भी उसका उचित दाम मिले और कंज्यूमर को भी ज़्यादा महंगा ना मिले, दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग वगैरह। तो सारा का सारा एग्रीकल्चर इसी में समझ जाता है। अब इसको चाहे आप किसी भी क्रॉप पे लगा दो, डेयरी पे लगा दो, फिशिंग पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो, दिस इज द मतलब ये 10-15 मेजर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको पॉइंट जनरेट करने होते हैं, ठीक है। तो आप समझो मेजर क्रॉप्स हो गई सबसे पहले, है ना, मैंने पढ़ा था इनपुट में क्या, आदमी अपन तो है, इंसान तो है ना। दूसरा क्रॉप कौन सी होंगी वो आ गया। उसके बाद में किस टाइप से क्रॉप को अपन जो है, मतलब पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्रॉप, मतलब खेती करने का तरीका, एग्रीकल्चर करने का तरीका, देन इरिगेशन, पानी का बचाना कैसे है, देन इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज़, कि भाई किसान को हेल्प करने के लिए जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है, हमारा एग्रीकल्चर क्या है, सुपर डिस्ट्रेस में, हमारा एग्रीकल्चर चल क्यों नहीं रहा आज, हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है, तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी, तो हमें सब्सिडीज़ देनी पड़ती है ना, डायरेक्ट सब्सिडी, जैसे आपको एमएसपी वाली, एमएसपी भी एक काइंड ऑफ सब्सिडी है, ठीक है। उसके अलावा यूरिया सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ती है, वाटर के बिल माफ़ करने पड़ते हैं, वो भी एक सब्सिडी है। ऐसे करके बहुत सारी सब्सिडीज़, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देखा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। और इसके इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ क्या है, एक तो ना कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज रेवड़ी कल्चर की फ्री में दे रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे मतलब किसान का फिर मेहनत करने का, कि चुनाव आएगा और बिजली का बिल माफ़ कर, बोलेगा भाई वोट चाहिए तो बिजली का बिल माफ़ करना पड़ेगा, उस टाइप के एक मोरल हजार्ड इसको बोलते हैं, वो होते हैं। या फिर बाहर से अगर बात करें तो WTO में जैसे हमारे जो मित्र देश भी हैं, जैसे ब्रिक्स में हमारे ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी अच्छा जो शुगर केन और शुगर का प्रोटेक्शन करता है, हम भी करते हैं। तो उसकी शिकायत रहती है WTO में कि जब इंडिया जो है अपने गन्ना किसान को, यानी कि शुगर केन फार्मर्स को FRP देता है ना, उसकी वजह से उनके जो मार्केट को डिस्टोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो है न्यूजीलैंड है, या फिर आपका नीचे वाले जो कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो डेयरी को लेके इंडिया पे वो करते हैं कि इंडिया वाले जो है डेयरी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं, तो मार्केट डिस्टोर्शन होता है उससे। तो और WTO का मेन प्रिंसिपल ये क्या है, फेयर एंड फाइन ट्रेड, है ना। तो वहाँ पे ये इश्यूज़ हम पढ़ेंगे सारे के सारे। एक MSP का अलग से नाम दिया हुआ है, इसलिए MSP पे प्री में भी हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आता है, और मेंस में भी MSP का एनालिसिस आता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करें तो दिस इज PDS, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्रॉप उगा ली, ठीक है, सब्सिडी दे दी किसान को, अब आता है PDS, दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। फील्ड से लेके हमें जो है गरीब तक कैसे पहुंचाए, इसको फील्ड से लेके फोक तक हम कैसे पहुंचाएं, ठीक है। दिस इज PDS, ठीक है। PDS का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिवाम्पिंग क्या है, और इश्यूज क्या है, बफर स्टॉक्स क्या है, फूड सिक्योरिटी के, ठीक है। अगेन पेपर 1 में हम पॉवर्टी पढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे भी ये आएगा। पेपर 2 में हम सोशल जस्टिस पढ़ेंगे कि पॉवर्टी एंड हंगर अलग से टॉपिक है, वहाँ भी आएगा। और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, वही तो हुआ, पॉवर्टी एंड हंगर यहाँ पे आएगा। तो पेपर 1 में सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, पेपर 2 में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड पेपर 4 में एथिक्स में एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब PDS
पीडीएस का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट कैसे देते हैं। अब जैसे हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे करके चलाई हुई है, 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त का राशन या कम दाम पे राशन दे रहे हैं। अब एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि वी आर मतलब हमारा अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। तो दोनों आपस में मतलब ये विरोधाभास है नहीं है दोनों चीज़ों में, है ना। तो ये एनालिसिस हमें मतलब हम ये वाली बात भी पूरी ना मान लें और ये वाली बात भी पूरी ना मान लें, इसका बीच का हमें रैशनल पता होना चाहिए कि अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्यों इन लोगों को खाने की जरूरत है, और वो सब मतलब हमें एक साइड नहीं लेना है, हमें एक साइड नहीं लेना है। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ये जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो SIR कर रहा है तो गलत कर रहा है ना। वो आपको उल्टा बोलेंगे ताकि आपके मुंह से हाँ सर गलत कर रहा है, फिर वो गड़बड़ कर देंगे आपके। तो आपको एक एनालिसिस होना चाहिए, दैट इज वाई फैक्चुअल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट एंड ओपिनियन बाद में जाके बनता है उसमें ना। इसीलिए ना देखो, जीवन भर यूपीएससी की बात नहीं, जीवन भर एक अच्छे स्टूडेंट बन के रहो, हर कहीं अपना ओपिनियन बांटते मत फिरो, ठीक है। पहले उस चीज़ पे आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अपना ओपिनियन दो। अदरवाइज मतलब आप एकदम बहुत ही टनल्ड ओपिनियन दोगे, ठीक है। हर चीज़ में आप है ना यस और नो बन जाओगे, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे बन जाओगे। लेकिन आपके पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ वाई यू रीड, यू स्टडी, है ना। उसके बाद आपका मतलब आपकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो सकती है ना, कुछ भी आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी गलत नहीं होता। बट द पॉइंट इज, जितना आप पढ़ोगे, जितना अपने बारे में पढ़ोगे, दूसरों के बारे में पढ़ोगे, उतना आपका माइंड का कैनवास खुलेगा तो आप एक थिंकिंग पर्सन बनोगे, ठीक है। खैर यूपीएससी का तो सिलेबस आपको सिखाया जाएगा अगर आप सीखना चाहोगे तो ये है। तो पीडीएस हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग है, सब पे अपन पीडीएस पे 3 पेज के नोट्स, अपने 2 पेज के नोट्स वो करेंगे। और बफर स्टॉक्स का क्या इशू है, बफर स्टॉक का तो ये इशू है भाई कि एक तो जो वो अपने जो राशन शॉप वाले हैं वो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो अभी आजकल हमने क्या कर रखा है, जीपीएस ट्रक्स पे जीपीएस लगा दिया कि जो मतलब एफसीआई के गोडाउन से निकला तो वहीं जाना चाहिए, वो जो शॉप है ना, वहीं पे जाना चाहिए, किसी बाहर लीक नहीं हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। वो फूड सिक्योरिटी का इशू है, वो उसमें अपन देख लेंगे, ठीक है। अगला है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स है, यहाँ पे इन द एड ऑफ फार्मर्स है एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन। बात ये है कि हमने GS2 में जब पढ़ा था गवर्नेंस के अंदर आता है ई गवर्नेंस, और उसी का एक पार्ट है ई गवर्नेंस, मतलब किसानों के लिए भी होनी चाहिए। दिस इज ई टेक्नोलॉजी। अब चूंकि वर्ड यहाँ पे मतलब यूपीएससी ने दिया हुआ है ई टेक्नोलॉजी, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, अब यहाँ पे देखेंगे तो GS2 में देखेंगे तो उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो इकोनॉमिक पार्ट ज़्यादातर देखेंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन में इकोनॉमिकली क्या फायदे हुए उस टाइप से। तो ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, कि जैसे एक ऐप आया था कि वो ऐसे मतलब एक ऐप था जो आपकी सोइल हेल्थ कार्ड जो होता है ना, मतलब आपकी सोइल उपजाऊ है कि नहीं है, उसमें क्या उगा सकते हैं वगैरह, वो आपका टेस्टिंग लेगा, 30 मिनट में बता देगा, 30 मिनट में आपको बता देगा। तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। ऐसे ही किसान का जो पैसा है वो डायरेक्ट, पहले क्या होता था, कैश आता था तो सरपंच रख लेते थे, या फिर 1000 रुपये आया तो पहले 200 रुपये उनको दो, 800 आपको मिलेगा बाबू लोग को, ये सब होता था। अभी क्या हो गया, डीबीटी हो गया। तो कहीं ना कहीं किसान का फायदा ही हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ई टेक में देखेंगे। और ई टेक में देखो, अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ, सिलेबस याद करवा रहा हूँ। जब एक एक पॉइंट मैं आपको कराऊंगा तो बहुत अच्छे से कराऊंगा, उसके PYQ हम लोग आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो दिस इज, और सबसे मेन बात इसमें हम लेटेस्ट एग्जाम्पल डालेंगे। सबसे मेन बात, हम इसको अंडरस्टैंड करके हम इसमें क्या डालेंगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल डालेंगे, ताकि मतलब एग्जामिनर को लगे हाँ भाई पढ़ा लिखा बच्चे की किसी कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब फट्टेबाज की तुक्केबाज की कॉपी चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ई टेक्नोलॉजी में अपन वो भी देख सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, जैसे कि EWS बोलते हैं ना, EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि भाई जैसे जो कोस्टल इलाके के जो फार्मर्स है ना, यहाँ पे फिशिंग विशिंग कर रहे हैं, वो भी फार्मर्स ही होते हैं। अब उनको अगर उनको सुनामी का या साइक्लोन का अगर वार्निंग नहीं मिलेगी तो उनके तो मतलब ना तो उनका वैसे नुकसान होगा, शिपिंग विपिंग का, जान माल की भी हानि हो जाएगी, तो वो चीजें भी हैं, ठीक है। अब बात ये है कि अच्छा, एक तो यार मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि मुझे ना मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाना आप लोगों को, एक बात। दूसरी बात ये है कि वीडियोस ताकि शॉर्ट रहे, ताकि बच्चे देख सके। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो आप है ना थोड़ा कम करके देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई होगा, बट हो सकता है आप में से कुछ ऐसे जो शुरू में इस चीज को पढ़ रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए है ना कि आप क्या करो, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके उसको देखो, समझ समझ के चलो, है ना। ऐसे मतलब ऐसे रेल नहीं बनानी अपने को, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। ये अलग से दिया हुआ है एनिमल रियरिंग का, ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है। तो एक्चुअली फार्मर कहलाता कौन है, एग्रीकल्चर में आता क्या क्या है ना। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आते हैं ना, क्रॉप्स में जैसे आपके व्हीट, राइस एंड शुगर केन, ये एक वो होता है, ठीक है। क्रॉप्स के बाद में आपके क्या आते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर आता है, जैसे टी एक काइंड ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, फ्रूट्स वगैरह वो आता है, ठीक है। उसमें आपका हॉर्टिकल्चर आता है ना। ऐसे ही जो आपका एनिमल रियरिंग आता है, एनिमल रियरिंग, फिर एक फिशरीज आता है, तो इनके अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो एनिमल रियरिंग पे अलग से पूरा इकोनॉमिक्स चलती है,
और इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एज सच क्या है, डाउनफॉल में है, बट एग्रीकल्चर में जैसे इसमें एनिमल रियरिंग में अच्छा कर रहा है, फिशरीज में अच्छा कर रहा है, हॉर्टिकल्चर में, प्लांटेशन में हम अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो मेन एग्रीकल्चर की बैंड बजी हुई है वो इस वजह से बजी हुई है, ठीक है, कि हमने जो है 3 ही क्रॉप उगाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। हम कौन कौन से? व्हीट, राइस एंड शुगर केन। इसी को उगा उगा के, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे स्टार्ट कर दिया था हमने, अब दे दनादन पहले भूख, पहले हम फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे इसको, अब जो हमारी कंपल्शन बन चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एनिमल रियरिंग के बाद में आता है फूड प्रोसेसिंग। अब देखो क्या हुआ, सीक्वेंस से चले। फार्मर ने, मैं वहां पे इनपुट में बताना भूल गया था, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट के अंदर भाई क्या मैंने बताया था, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। अब भैया ऐसा है कि देखो, जैसे मान लो मैंने टमाटर, मतलब मैं टमाटर किसान हूं, या फिर मैं प्याज का किसान हूं, या फिर मैं आलू का किसान हूं। अगर मैंने टमाटर उगाए, अब 5 दिन में नहीं बेचे तो क्या होंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बट अगर मैं वहीं पे उसको फूड प्रोसेसिंग में डाल दूं, टमाटर का सॉस बना दूं, फिर वो 6 महीने उसकी सेल्फ लाइफ रहेगी, और वो बाहर भी एक्सपोर्ट हो सकता है, मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो सकता है। तो दिस इज फूड प्रोसेसिंग, बहुत जरूरी है। अगर हमें, हाँ, हम एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ की 50% पॉपुलेशन है, इसी को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में लाना तो क्या करना है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो ना, वहीं पे जो है वो सब स्टार्ट कर दो इंडस्ट्रीज। कैसी? आलू किसान के पास चिप्स की फैक्ट्री बना दो, ठीक है। अब वो किसी पॉलिटिशियन ने कहा था ना, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। तो पूरी स्पीच सुनना, जहां तक मुझे याद है वो स्पीच ऐसी थी, वो एक वो मेटाफर होता है कि मतलब इधर से आप गरीबी डालोगे, मेहनत करोगे, तो उधर से अमीरी निकलेगी, ऐसा कुछ है ना, कि इधर से आप आलू डालोगे तो मतलब आपकी कमाई होगी, उधर से सोना निकलेगा। मेरा उसका इंटरप्रिटेशन ये था। खैर, तो ये फार्मर्स की हेल्प हम कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू। अब ये इंडस्ट्री क्या है, मतलब ये हमारे एग्रीकल्चर को, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्ट्रेस है उसको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंडस्ट्रीज, और एग्रीकल्चर वालों को सीधा इसमें ले आओ, तो वो अपन सारी की चीजें, सारा का सारा अपन एनालिसिस पढ़ेंगे अपन, है ना, हर चीज में मतलब मस्त हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज की, हमारा फूड प्रोसेसिंग में क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है, हम किस किस चीज को फूड प्रोसेस कर सकते हैं। अब फूड प्रोसेस में जैसे कोविड के टाइम पे था ना, ये होता है, देखो ये होता है कि हम जब चीजों को नहीं समझते हैं या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कोविड चल रहा था उस टाइम पे, एक कैबिनेट मिनिस्टर है अर्जुन रामजी मेघवाल, उनके यहाँ पे जो है बीकानेर से वो सांसद हैं, तो वो एक भाभी जी पापड़ का जो है वो कर रहे थे, ठीक है, वो प्रमोशन कर रहे थे। अब देखो, बीकानेर इज नोन फॉर भुजिया, पापड़, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ की मतलब वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, ड्राई है और उस टाइप से है, और कुछ कुछ है वहाँ पे, वाटर का स्पेसिफिकेशन है, तो वहाँ पे ये भुजिया, नमकीन, स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो बीकानेर का सांसद बीकानेर में भुजिया का पापड़ वो कर रहा था, उसका नाम था भाभी जी पापड़। वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट की भाभी जी जो पापड़ बना रहे हैं, या माता जी पापड़ भी हो सकता था, या बहन जी पापड़ भी हो सकता था, या नारी, मतलब ये काइंड ऑफ, ये अपन जब सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेंगे जीएस2 में, तब कि भाई वुमेन को तो ये इंडस्ट्री खोल के देनी पड़ेगी ना, ताकि वो मतलब ये चार, मैं ई बोलता हूँ, वुमेन को एजुकेट करो, एम्पावर करो, उसको एंटरप्रेन्योर बनाओ, ऐसे करके मतलब मैं बताता हूँ। तो वो उसका प्रचार कर रहे थे, बट क्योंकि पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेई हुई थी, तो वो भाभी जी पापड़ पे उनकी ट्रोलिंग हो गई, है ना। तो ये है, मतलब ये मैं फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहा था, कि फूड प्रोसेसिंग जरूरी है, ना केवल एग्रीकल्चर के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, महिलाएं हैं उनके लिए जरूरी, ताकि उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया जा सके, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इन इंडिया, उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे भाभी जी पापड़, पापड़ जो बीकानेर में हो सकता है, ये मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है भाई, देखो अपस्ट्रीम ये होता है कि फील्ड से यहाँ पे आया इंडस्ट्री में, दैट इज अपस्ट्रीम, है ना, और फिर इंडस्ट्री से जो है वो मार्केट में गया, दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो क्या क्या वैल्यू चेन रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन बनती है एक, है ना, कि किसान उगाता है वहां से लेके और पूरा मार्केट तक जाता है, पूरा एक सप्लाई चेन बनता है उसका। वहां पे कुछ भी छोटी सी भी गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी वेस्ट एशिया में चल रहा है, वहां पे पंगा था हॉर्मुज के ब्लॉक होने का, हमारे यहाँ राइस किसानों ने आंदोलन ठोक दिया, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब भाई मतलब कुछ, जैसे बिहार है, बिहार में पॉवर्टी क्यों है, कोई बोलेगा यार वहाँ के पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है, कोई बोलेगा वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, कोई बोलेगा ये है वो, वहाँ पे भाई लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, है ना। जब अपन लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ पे अच्छा हुआ है, मतलब ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक तो लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, है ना।
कि भाई पहले क्या था, मतलब कुछ एक जो सामंत मान लीजिए, या जो अपर कास्ट है, उनके पास लैंड हुआ करती थी। फिर वो जो आज़ादी के बाद में विनोबा भावे जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, सरदार पटेल जैसे लोगों ने बोला कि भाई अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब करो, तो लैंड रिफॉर्म्स हुए। उसके अलावा भी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म में बहुत कुछ आता है, एक ही चीज़ नहीं है। बट लैंड रिफॉर्म होंगे तभी तो एग्रीकल्चर ठीक होगा, तभी तो वो लैंड जो है, अभी जैसे पीएम ने कहा था कि अगर हमारी जो लैंड है वो इतनी लिटिगेशन में है, इतनी लिटिगेशन में है कि मतलब लिटिगेशन का मतलब होता है कि कोर्ट में चल रहा है, जैसे तीन भाइयों का आपस में चल रहा है, बंटवारे को लेके चल रहा है, या कोई लैंड पे गवर्नमेंट बस कुछ कुछ पंगे चल रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा हम पट्टे बना दे, सब कुछ बना दे, तो मैं आपको सारा डिटेल डाटा में के साथ पढ़ाऊंगा। 100 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे इकोनॉमी में वो आ जाएंगे सिर्फ लैंड से, मतलब उतना फायदा हमें होगा लैंड रिफॉर्म करने से। इसलिए हम जो है वो कौन सी वो एक स्कीम लेके आए ना, जो डिजिटाइज कर रहे हैं लैंड के पट्टों को, उन सबको ना, भूमित्व स्वामित्व नहीं, ऐसा कुछ करके, ठीक है, भुवन नहीं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो ये लैंड रिफॉर्म्स होगी, ठीक है। तो इससे ना केवल एग्रीकल्चर को फायदा होगा, लार्जर इकोनॉमी को, लार्जर इंडियन सोसाइटी को फायदा होगा, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, एक्चुअली लिबरलाइजेशन ही लिखा है, लेकिन रीड इट लाइक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या इफेक्ट हुए? अब इफेक्ट बोला है ना भाई, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों लिखना है। इफेक्ट बोला तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी लिखना है, नेगेटिव इफेक्ट भी लिखना है। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ कि वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि उनकी खराब वाली प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ आ गई। तो हमने क्या इसका सोल्यूशन निकाला? ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। तो हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हमें हमारे बेस्ट को और निखार के लाना है, ठीक है। चलिए, तो लैंड रिफॉर्म्स हो गए, लिबरलाइजेशन हो गया, और भी इसमें पढ़ेंगे कि मतलब कैसे हमारी जो है, हमारे जो बीओपी क्राइसिस आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, कैसे हमने मतलब मनमोहन सिंह जी को क्यों क्रेडिट दिया जाता है इस मतलब इकोनॉमी को, क्राइसिस को संभालने के लिए, वो सब। और उसके इतर मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि इस टाइम पे ना 1990 के स्टार्टिंग में इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी थी ना, लगभग बराबर थी वो, ठीक है, लगभग बराबर थी। और पिछले 35 साल में ऐसा क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से जो है वो 6 गुना ज्यादा हो गई, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकल रीजन तो नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बताया, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना, इस टाइम पे पिछले 35 साल में इंडिया में ना इक्वली इक्वली पिछले 35 साल में लगभग इक्वली आधे टाइम यूपी की गवर्नमेंट रही है, आधे टाइम एनडीए की गवर्नमेंट रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका जो है कोई पॉलिटिकल रीजन है, इसके लार्जर रीजन है, वो भी अपन पढ़ेंगे क्या रीजन है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। अब एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बात ये है वही भाई, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो खराब पड़ा है, ठीक है। यहाँ से हम सीधा किस में आ गए? सर्विस सेक्टर में आ गए। हमारी इंडस्ट्री की गड़बड़ है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए सब ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री सारा का सारा पढ़ेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना। और इंडस्ट्री में भी हमारा सारा आता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, देखो ध्यान से देखना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज तो होता ही है, प्लस जो है वो लार्ज इंटरप्राइजेस होती हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज होती है, मतलब कोई घर में पापड़ बना रहा है वो भी इंडस्ट्री है, और जो टाटा स्टील से वो भी इंडस्ट्री है। तो सबको हम पढ़ेंगे, कैटर करेंगे। तो दिस इज चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता मेंस में, सारा का सारा इसी से आता है। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आनी जरूरी है, ये सिलेबस समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर बात करते हैं क्या? फिर बात करते हैं क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब देखो, सब कुछ पढ़ लिया हमने, सब कुछ देख लिया है ना। अब हम बात करेंगे, देखो हमने एग्रीकल्चर का देख लिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री का देख लिया, ठीक है। सर्विसेज भी इसी के अंदर आ जाती है, इकोनॉमी के अंदर ही। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया का डेवलपमेंट, जो पहला पॉइंट था कि डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कैसे होती है ना, इन्हीं चीजों से होती है। एनर्जी हमारा सबसे बड़ा है, जैसे होर्मुज की वजह से एनर्जी में हमारे वहां पे ऑयल का क्राइसिस हुआ, हमारे यहाँ ऑयल का क्राइसिस हुआ, दाम बढ़े, महंगाई हुई, इंडिया में पॉवर्टी बढ़ेगी, ये सब चीजें होती है एनर्जी। देन पोर्ट्स, है ना, हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी जी की वजह से कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा हो रहा है। एयरपोर्ट, अभी जैसे न्यूज है अभी रिसेंटली, है ना, एनआईए बना है, व्हाट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। तो उसका कोट करेंगे अपन एयरपोर्ट में, ठीक है। वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो अब अगेन व्हाट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, वो पढ़ेंगे। रेलवे, अब एक्सेट्रा आ गया ना भाई, एक्सेट्रा अगर यूपीएससी ने खुद लिख दिया, मतलब एनीथिंग, एक्सेट्रा इक्वल्स टू एनीथिंग, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी पूछ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अभी एक न्यूज थी, मतलब छोटे से छोटा पैसा भी कहीं पे लग रहा है या कहीं पे ईंट लग रही है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अभी बाड़मेर में, जैसलमेर में वो कुंड बना रहे थे पानी के, है ना, तो वाटर स्टोरेज कुछ बना रहे थे। उसमें मतलब कुछ एलिगेशंस लगे कि मतलब फेक एआई जनरेटेड वीडियोस दिखा के, फोटोज दिखा के राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया गया वगैरह, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सारा का सारा अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल, लास्ट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल, कि हम
मतलब जैसे एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, एक प्राइवेट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मॉडल आपको बताता हूँ, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइब्रिड होता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा प्राइवेट वाले देते हैं, रिस्क दोनों का शेयर्ड होता है। इस मतलब देखो कुछ कुछ काम सिर्फ गवर्नमेंट करती है, एक ये मॉडल है, कुछ कुछ काम सिर्फ प्राइवेट वाले करते हैं, एक ये मॉडल है, कुछ कुछ काम गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके करते हैं लेकिन रिस्क जो है सिर्फ प्राइवेट वालों का होता है, कुछ कुछ काम गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके करते हैं, रिस्क सारा गवर्नमेंट का होता है, ऐसे करके मतलब या और कुछ कुछ काम दोनों मिलके करते हैं और रिस्क जो है दोनों का होता है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको GS2 में जब गवर्नेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सिर्फ सरकार अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, उसे प्राइवेट सेक्टर का साथ लेना बहुत जरूरी है। चलिए, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ये है, तो ये हमारा इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का सारा पार्ट था, ठीक है। इतना ये सारा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इंटर सिक्योरिटी बताता हूँ। तो अगला है साइंस एंड टेक, ठीक है। तो अब साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है ना, कॉमेडी क्या है, इसमें सिर्फ अवेयरनेस की बात होती है। अवेयरनेस के नाम पे साला PhD लेवल का पूछ लेते हैं ना, तो ये अवेयरनेस की बात है, बट आपको पता होना चाहिए कुछ भी, है ना। भूख लग रही थी, कुछ खा के आया, मुंह जल गया, अब सी करते हुए पढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। देखो इसका ना कुछ भी फिक्स नहीं है, कहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो बात ये है कि ये पॉइंट्स को अपन पकड़ेंगे क्या। डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक तो खासकर इंडिया में कौन से डेवलपमेंट हुए, हमने नेक्स्ट कार टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने क्रिस्पर Cas9 पे कुछ काम किया है, हमने जो है मिरेकल ड्रग्स पे कुछ काम किया है, हमने इसरो में हमारे कुछ किया है, DRDO में कुछ किया है, तो वो वाली सब चीजें और उनका एप्लीकेशन की हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन इंडिया। अब इंडिया से मतलब क्या है, इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट में, पॉलिटिक्स में, इंडिया के क्या बोलते हैं हर चीज में, मतलब जैसे फास्टैग आ गया, वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन गया, DS3 में आया था फास्टैग, है ना। ठीक, उससे कैसे होगा, ट्रैफिक में उसमें पैसा बचेगा लोगों का, सरकार का बर्डन कम होगा, उसमें फ्यूल बचेगा, महंगाई कम होगी, तो वो सब चीजें हैं कि कैसे इनकी एप्लीकेशन क्या है और एवरीडे लाइफ में क्या हेल्प होने वाली। जैसे AI आया है ना, तो AI में इफेक्ट का मतलब दोनों आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। कि AI की वजह से तो हमसे इंटरव्यू के टाइम प्रिपेयर करते थे, आपको प्रिपेयर करना है कि AI जो है हमारे लिए अच्छा है या खराब है, कि वहां पे ना UPSC मेंबर है, उनको AI से बड़ा लगाव है, तो AI हमारा अच्छा है AI या खराब है। तो हमें ये बोलना कि भाई AI क्या जॉब्स ले लेगा, तो हमारा इसका कंक्लूजन ये आता था कि AI विल टेक सम काइंड ऑफ जॉब्स, कुछ जो लो स्किल जॉब है उनको ले लेगा, एंड विल प्रोड्यूस सम अदर काइंड ऑफ जॉब्स। तो हमें AI को अच्छे से यूज करना ताकि AI हमारा अगेंस्ट में काम नहीं करे। तो ये सब टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट, देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर गवर्नेंस से लेकर नीचे गरीब इंसान तक जो है, वहां तक क्या इफेक्ट पड़ने वाला, सारा का सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कोई कैंसर की ड्रग आ गई, अब कैंसर की ड्रग बहुत महंगी आती है, ठीक है। अगर उसको हमने सस्ता कर दिया कुछ ना कुछ करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कोई भी सस्ता जुगाड़ लगा के, और अगर हम गरीब को दे पा रहे हैं तो कैंसर का इलाज हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें और अवेयरनेस, अब मैंने यहाँ पे इमोजी इसलिए लगाया कि अवेयरनेस बोलता है लेकिन बहुत डिटेल में पूछता है, बट स्टिल मैनेजेबल है चीजें, ठीक है। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है, ये अच्छी बात है UPSC की, क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द आता है, ठीक है। तो इनको अब अगली बार जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, तो इस सिलेबस के हेडिंग के हिसाब से पढ़ना। क्या पढ़ना, सिलेबस के हेडिंग के हिसाब से पढ़ना कि आपसे साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट, जैसे पूछ लिया था मेडिकल, वो क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला, उसने किया क्या था। कई बार ये पूछ लेगा, नोबेल प्राइज नहीं पूछेगा लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो जैसे मान लो नोबेल प्राइज किसी चीज पे मिला, नेक्स्ट कार पे, मतलब इस पे क्रिस्पर Cas9 पे मिला नोबेल प्राइज, है ना, क्रिस्पर Cas9 पे मिला था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में, इंटरव्यू में, मेंस में और प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो ये हो गया, है ना। तो ऐसे ही IT के फील्ड में क्या चल रहा है, स्पेस में इंडिया क्या कर रहा है, या इंडिया वर्ल्ड के साथ मिलकर क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स में क्या चल रहा है, रोबोटिक्स में हमारा क्या चल रहा है, ठीक है। नैनो रोबोट्स भी चल रहा है, जैसे अब इन दोनों को मिक्स कर दो, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो रोबोट्स क्या करते हैं, है ना, नैनो रोबोट्स क्या करते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करते हैं, कि मतलब अगर मेरे यहाँ पे मेरे को इफेक्ट देना है, मैं नॉर्मल टेबलेट खाऊंगा, पूरी बॉडी में डिफ्यूज होगी, जाके डाइल्यूट होगी, पूरी बॉडी इफेक्ट करेगी, नैनो ब्लड में जाएंगे नैनो रोबोट, यहीं पे काम करेंगे। तो इस टाइप का वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ है, जैसे कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन वगैरह जो कुछ भी आएगा, है ना, सारा का सारा किस में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में। कोई वैक्सीन बनती है या कोई भी बीमारी का इलाज वगैरह जो भी है।
इश्यूज रिलेटिंग टू आईपीआर। अब साइंस अगर पढ़ रहे हैं अपन, तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आईपीआर। जैसे इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। अभी रिसेंटली जो मिरेकल ड्रग्स हैं, है ना, सेमाग्लूटाइड, टर्जेप्टाइड वगैरह वगैरह, तो ये मिरेकल ड्रग्स एक्चुअली क्या थी? ये अपने इसके लिए थी, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए थी और हार्ट के उसके लिए थी, है ना, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए थी और हार्ट इश्यूज के लिए थी। लेकिन अब डायबिटीज मोस्टली टाइप 2 होती है ओबेसिटी की वजह से, तो ये बेसिकली ओबेसिटी भी कम कर रही थी। तो अब जो इनको लोग हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए लेने लगे, खासकर सेलिब्रिटीज ने इसको प्रमोट करवा दिया। अब बात यह है कि ये ड्रग है ना, आज से नहीं है, 20 सालों से है, लेकिन इनका प्राइमरी यूज क्या हो रहा था? ओबेसिटी के लिए। अब इनको लोग प्राइमरी यूज हो रहा था डायबिटीज और हार्ट इश्यूज के लिए। अब इनको लोग किस में लेने लग गए? अब ओबेसिटी के लिए लेने लग गए, तो ये फेमस हो गई है। अब क्या था कि अभी रिसेंटली मार्च 2026 तक मैंने अभी अपने कई पेशेंट्स को बताया था इसके बारे में, तो मार्च 2026 तक ये बहुत महंगी आ रही थी इंडिया में। लाइक महीने का डोज जो है 20,000 रुपए का पड़ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी थी, जैसे एक वो कंपनी है, क्या नाम है, नोवो नोर्डिस्क करके कंपनी है, नोवो, स्वीडन की है एक्चुअली टेक्नोलॉजी, नोवो नोर्डिस्क ऐसे करके कंपनी है, उस पर रेंडियर की फोटो होती है। तो वो 20,000 का एक इंजेक्शन आ रहा था, मतलब वीकली लगता है, चार चार एक इंजेक्शन में 4 वो होते हैं डोज, तो एक वाइल में, तो 20,000 का आ रहा था। अब क्या हुआ ना, मार्च 2026 में इनके इंडिया में जो है पेटेंट खत्म हो गए। अब इंडिया वालों ने इनको ना सस्ता कर दिया, 2 से 4,000 में हो गया। अब ये काम इंडिया कर सकता है क्या? है ना, दिस इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग वगैरह, एवरग्रीनिंग, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। आईपीआर को हमें क्या बोलते हैं, आईपीआर के इंडिया WTO में इंडिया के बहुत इश्यू चलते हैं। क्यों? इंडिया को अब इतनी टेक्नोलॉजी के भरोसे रहेगा तो इंडिया में सब कुछ महंगा ही रहेगा। तो इंडिया का क्या करता है ना कि चीजों को रिवर्स इंजीनियरिंग परमिट कर देता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग परमिट कर देता है, वो सब चीजें कर देता है कि लार्जर गुड के लिए जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी अब सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बची रहे, प्लस अगर उसका ह्यूमन उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसको उसको अलाउ भी किया जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का दोनों के उस पर रहता है। ठीक है, ये है। तो हमारी कंडीशंस को देखते हुए करते हैं बेसिकली। तो आपको वर्ड रट जाने चाहिए दिमाग में, क्या क्या आएगा? साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ और अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक और आईपीआर। ये आपको रट जाना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है? अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस की अचीवमेंट आ जाएगा। भाभा के बारे में पूछ लेगा, कलाम साहब के बारे में पूछ लेगा, सीवी रमन साहब के बारे में पूछ लेगा, विक्रम साराभाई के बारे में पूछ लेगा, वर्गीस कुरियन के बारे में पूछ लेगा, सब किसी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और रिसेंटली अगर कुछ किया है तो मतलब रिसेंट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट वाला तो जैसे किसी को साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वो किसी को मिला है तो उसके बारे में मतलब नाम ना पूछ के वो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है फिर? आपको पहले मेंशन करना है कि ये टेक्नोलॉजी, इस बंदे को ये अवार्ड मिला है, ऐसे ऐसे करके वो शो करेगा कि मतलब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आया क्यों है। ठीक है, एग्जाम में बोलेगा यार इसने तो पकड़ लिया, क्यों दे हमने क्वेश्चन। तो ये सब चीजें ना। इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो देखो अब आया इंडियन इंडियन है ना, तो बेसिकली हमें इंडिया वाली टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक तो जो इंडिया ने डायरेक्टली बनाई है, दूसरा जो हम बाहर से लेके आए हैं, और तीसरा जो हम बाहर से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, वर्ल्ड एंड इंडिया में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी में क्या आएगा आपका? एआई आ गया आपका, जैसे है ना, ऐसे आपका जो ये क्रिस्पर Cas9 आ गया, है ना, ये नैनो रोबोटिक्स आ गया, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। एआई में भी जो है आगे से आगे चल रहा है ना, पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बन रहे थे, अब और आगे आगे चल रहा है। तो देखो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, आपका माइंडसेट ऐसे काम करना चाहिए। आप देख रहे हो पेपर 1 में आपको हिस्ट्री से लेके, सोसाइटी से लेके, ज्योग्राफी तक, पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, पेपर 3 में आपको इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, या भी ये सब कुछ पता होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट को सब कुछ पता होना चाहिए। आप डीएम की ऑफिस में बैठोगे ना आप, तो मतलब मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछते थे कि डॉक्टर मनोज, यू ऑलरेडी बिलोंग टू मतलब एक स्पेशलिस्ट फील्ड, मतलब MBBS डॉक्टर्स को माना जाता है कि आप एक स्पेशलिस्ट फील्ड में हो, उसके बाद आपने PGD भी किया मेंटल हेल्थ में, तो अब आप एक ऐसी जॉब में क्यों आना चाह रहे हो? मॉक्स वगैरह में पूछते थे कि आप ऐसी जॉब में क्यों आना चाह रहे हो जो एक जर्नलिस्ट नेचर की जॉब है। और ये IITian से पूछते हैं, ये कोई मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई CA है, या कोई उस टाइप के लोगों से पूछते हैं ना। तो मेरा उसमें एक ही जवाब होता था कि सर इंडिया जैसी कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री है, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज, आइडियोलॉजी,
हर चीज में इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने बड़ी कंट्री का जर्नलिस्टिक नॉलेज होना और उसमें कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पाना अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दैट इज वाई मतलब ब्यूरोक्रेसी सबसे टॉप पे रखा गया है कि उनको सब कुछ पता हो। एक एमबीबीएस किया हुआ बंदा कल को कहीं का जाके डीएम बन गया, कल को एसपी बन गया, वो एमबीबीएस से थोड़ी चलाएगा उसको, या आईआईटी किया हुआ बच्चा उससे थोड़ी चलाएगा। वो अपनी इस लार्जर अंडरस्टैंडिंग से जो वो अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को चलाएगा कल को, ठीक है? तो दिस इज, ये सारा का सारा हमें करना है। तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक एक वर्ड आपको याद रखना, अगली बार पढ़ने बैठे तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो चलिए लास्ट है जो इन्वायरमेंट, सेकंड लास्ट है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें तीन ही चीजें दी हुई हैं बस, सिलेबस में हमारे तीन ही चीजें दी हुई हैं, है ना? तीन ही हेड में दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। ये सारा का सारा हम ज्योग्राफी के साथ भी पढ़ते हैं। देखो, इन्वायरमेंट खराब होगा दैट इज पोल्यूशन, ठीक है? पोल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट का नुकसान होगा दैट इज डिग्रेडेशन, और इसको ठीक करना यानी कि कंजर्वेशन। मतलब कि बेसिकली पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना आपने, ठीक है? कि इन्वायरमेंट का पहले स्टेटस क्या था, अब स्टेटस क्या है, खराब कैसे हो रहा है, और हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है भाई इसको, मतलब इसलिए इसके क्वेश्चन मतलब हैंडल करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। बट ये वर्ड आप याद रखना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आंसर भी लिखो तो इसी सीक्वेंस में लिखना, डिग्रेडेशन एंड जैसे वाटर कोरल्स के बारे में अभी जैसे मैंने आपको बताया था न्यूज में कि गलतियां वहां पे जो अंडमान निकोबार में जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है ना, मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी वजह से वहां पे कोरल कॉलोनीज को नुकसान हो रहा है। तो एक प्रोजेक्ट बनाया गया है कि उन कोरल कॉलोनीज को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में आ सकता है वो चीज, ठीक है? अच्छा, डेवलपमेंट हमें करनी है, लेकिन हमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देखना पड़ेगा। हमें क्या देखना पड़ेगा? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देखना पड़ेगा कि हमारे डेवलपमेंट, अब जैसे कई लोग बोलते हैं यार चाइना में काम ठीक है यार, वहां पे तो क्या है ना कि डेवलपमेंट करनी होती तो गवर्नमेंट कर देती है। अरे वो ठीक नहीं है, मतलब मिल बांट के काम होना चाहिए ना। नॉट ओनली इन्वायरमेंट, किसी भी चीज को हम, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं ना, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा ये चीज ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी आई कंसिडर की जो सबसे बड़ी पावर है, और है भी, मतलब वो ये है कि हम हर चीज के मिल बांट के करते हैं। हो सकता है हमारी स्पीड कम हो, लेकिन हमारे यहाँ काम पुख्ता होते हैं। जैसे कि पेपर वन के हिसाब से देखें तो कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको क्या करना चाहिए? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है? कि इस काम करने से सोसाइटी के वेरियस स्टेक होल्डर्स को, अब वो इंक्लूसिव सबको क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? पॉलिटिकल इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है? कि पॉलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि क्या हमने ऐसा कोई काम कर दिया, जैसे ट्रंप आ गया बोला मैं मेक्सिको और यूएस के बीच में दीवार बना दूंगा। अरे फिर बनी क्या दीवार? दूसरी बार भी आ गया वो, तो नहीं बनी दीवार, क्यों? पॉसिबल नहीं है ना यार, प्रैक्टिकली कितना खर्चा कर दोगे आप? तो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट भी, इसलिए देखो कल को आप ब्यूरोक्रेट बन गए, ठीक है? ऐसे थोड़ी है आपके पास कोई बूढ़ी महिला ही बोली बेटा मेरे तो मतलब मेरे तो बाढ़ में पूरा घर का राशन बह गया, खाने को नहीं है। आप अपने उनको बोल रहे हो ऑफिसर्स को एक काम करो, अम्मा को 5 बोरे वो दे दो। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। आप ऐसा सिस्टम डेवलप करोगे जिससे एक तो बाढ़ आए तो लोगों का नुकसान नहीं हो। अव्वल तो आप ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि बाढ़ ही ना आए, ठीक है? बाढ़ नेचुरल कैलामिटी नहीं है, मिसमैनेजमेंट की वजह से बाढ़ आती है। दूसरा, आ भी गई तो लोगों का नुकसान नहीं हो, तो डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर दो, घर इस टाइप के बनाओ कि बाढ़ में नहीं बहें। तीसरा, अगर बह भी गए या सब कुछ हो भी गया तो आप ऐसा स्ट्रक्चर वो करो कि लोगों की हेल्प हो सके। तो मतलब बेसिकली आप जो है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आप राजा, मतलब जैसे डोंट टेक डिसीजंस, मतलब कि बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो। जैसे बहुत ज्यादा खुश है अपने, मतलब आप जैसे मैंने घड़ी निकाल के दे दी, ऐसे ये बेवकूफ़ी है ना? ये एक मैच्योर इंसान नहीं करेगा। या बहुत ज्यादा दुखी है तो मैंने गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया, ऐसे नहीं करना। हर चीज का एक इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करके चलना है। तो यही हमें हर चीज में करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका, जैसे इकोनॉमी में करेंगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट देखेंगे, GS2 में पॉलिटिकल इंपैक्ट असेसमेंट देखेंगे, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट GS1 में देखेंगे, और यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जैसे वो मैं आपको बता रहा था न्यूज एनालिसिस वाले वीडियो में कि गलतिया बे में जो हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होने वाला है, ये इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होने वाला है। ऐसे ही एथिकल इंपैक्ट असेसमेंट भी हम करेंगे, और एथिक्स में तो सारा का सारा एक साथ देखेंगे, सारा का सारा एक साथ देखेंगे। एक्चुअली सिलेबस ऐसे ही अरेंज है कि पहले आपको आपकी हिस्ट्री बताएगा, आपकी सोसाइटी बताएगा, आपकी ज्योग्राफी बताएगा, फिर देश को चलाना कैसे वो समझाएगा, फिर उसमें पैसा वैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब बताएगा, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखनी है वो बताएगा, और लास्ट में बताएगा कि आपको नॉलेज नहीं भी किसी चीज का तो एथिक्स के थ्रू आप जो है डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है? तो ये आता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्या? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अच्छे से बता दिया मैंने आपको अपनी तरफ से, ठीक है? ये करेंगे। और उसके अलावा फिर भाई डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कि डिजास्टर क्या होता है भाई? एक नेचुरल हजार्ड होता है, ठीक है? सुनामी इज ए नेचुरल हजार्ड। सुनामी इज ए नेचुरल हजार्ड, मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि सुनामी आई, दिस इज ए
सुनामी इज ए नेचुरल हजार्ड है वो, ठीक है। अब उसमें प्लस इनकैपेबिलिटी, या मतलब इंसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है ये। अब एक बात बताओ, सुनामी आई, तट पे कोई है ही नहीं, तो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होगी हमें, या नीचे कितनी वेव्स चलते, कितने नीचे अर्थक्वेक आते हैं, हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जब हमारा जान माल का हानि होता है, दैट बिकम्स, तो नेचुरल हजार्ड प्लस क्या बोलते हैं, जब इनकैपेबिलिटी की वजह से जो हमें नुकसान होता है जान माल का, उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। तो दिस इज डिजास्टर। डिजास्टर को हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। जापान में भी अर्थक्वेक आते हैं, इंडिया में भी आते हैं। जापान में मतलब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन रेयरली आप सुनोगे किसी की डेथ हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप का सिस्टम बना लिया, मतलब उनके घर है ना ऐसे ऐसे झूल जाते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। इंडिया में अर्थक्वेक आता है, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है कहीं पे भी, मतलब। तो डिजास्टर मतलब हजार्ड्स को डिजास्टर नहीं बनने देना, या बन भी गया तो उसको मैनेज कैसे करना, ये सारा का सारा मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट तो भाई बहुत ही ईजी टॉपिक है, मतलब एक इसका ट्रिक है, और फिर 2-3 पेज के नोट्स हैं तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा, साइंस एंड टेक करवा दिया, इन्वायरमेंट करवा दिया, इकोनॉमी करवा दी। अब देखते हैं क्या, इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो GS3 का मैंने शुरू में आपको बता रहा था सबसे लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि फिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बट अभी जो है ओम सर आपको कराएंगे भी इसके इंटरलिंकेजेस, ये सारे के सारे वर्ड है ना आपस में इंटरलिंकिंग है, सारे के सारे वर्ड आपस में इंटरलिंकिंग है, कोई एक फिक्स उसका वो नहीं है, टॉपिक नहीं है ना। तो इंटरलिंकेजेस आपको आने चाहिए, और इसके भी कुछ कुछ बेसिक वो चीजें फंडा हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज, एक डायग्राम में आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है, कि इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है। एक तो मैं भाई इंडिया का डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अभी बोर्ड पे देखते बनता है कि नहीं बनता, है ना। ये उत्तराखंड वाला आ गया, नेपाल आ गया, सिक्किम आ गया, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये इधर त्रिपुरा आ गया, ये आ गया, ये बंगाल वाला रीजन आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ विशाखापट्टनम के पास ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये आ गया, ठीक है, पंजाब आ गया, सॉरी, है ना, क्योंकि आपको वहां पेन से बनाना तो वन गो में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैं कॉपी पे तो ठीक ठाक बना लेता हूँ, ठीक है। ये पंजाब आ गया, ये राजस्थान वाला बल्ज आ गया, ये गुजरात वाला आ गया, और ऐसे करके ये इंडिया बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये ऐसे मतलब ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, मतलब हमें क्या आना चाहिए इसमें, हमें क्या पता होना चाहिए। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इंटरनल सिक्योरिटी के क्या थ्रेट आते हैं। एक तो आता है टेररिज्म, एक आता है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन नॉट ओनली मतलब हमारी माइनॉरिटीज के लिए, यानी कि मतलब मतलब जो है मुस्लिम रेडिकलाइजेशन भी उधर से आता है, और दूसरा जो है खालिस्तानी रेडिकलाइजेशन भी आप उधर से आ रहा है, ठीक है। रेडिकलाइजेशन एक आता है वहां से, ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स आते हैं। अब जो एक मेन प्रॉब्लम जो ड्रग्स भी उधर से आते हैं, ठीक है। यहाँ से पंजाब, पंजाब से धुरंधर में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। धुरंधर ने समझा दिया कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ठीक है। खैर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, गोल्डन क्रिसेंट है, डेथ क्रिसेंट उसको बोलना चाहिए। अफगानिस्तान, ईरान और ये पाकिस्तान का, यहाँ से ड्रग्स आता है ना, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें इधर से आती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। उसके अलावा जो इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये सारा यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारे बॉर्डर इश्यूज चलते हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से आ रहा है। नीचे बात, अच्छा इधर बात करते हैं तो दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान, और दिस इज चाइना। चाइना से हमारे यहाँ क्या होता है, इनकर्जन होता है, मतलब उनकी जो आर्मी है वो हमारे यहाँ पे सलामी स्लाइसिंग या वो सब टेक्निक्स अपनाती रहती है, कि अजर्शन करती रहती है। चाइना बहुत स्मार्ट है ना, उसको मान लो ये बाउंड्री है ना, ये चाइना की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री है ना। अब ये बाउंड्री मेंटेन करनी है ना, चाइना यहाँ तक का क्लेम करेगा, ठीक है। चाइना अग्रेसिव है, इंडिया डिफेंसिव है। चाइना बोलेगा नहीं इतनी हमारी है, इंडिया बोलेगा नहीं इतनी हमारी, इतनी तो चाहिए थी उनको, हमेशा यही करते हैं वो, ठीक है। तो ये चाइना का हो गया। फिर नेपाल से और भूटान से हमारे क्या बॉर्डर ओपन है, नेपाल और भूटान से हमारे बॉर्डर क्या है, ओपन है। तो यहाँ से क्या आता है, पाकिस्तान का जितना भी ये कचरा है ना वो इधर से होके आता है, ठीक है। एक चीज, ठीक है। इसलिए ना ये सारा का सारा, इसलिए यहाँ पे ना इस रीजन में ना, जो नदन यूपी वाला रीजन है, यहाँ पे माफिया बहुत डेवलप हुआ है ना। वो धुरंधर में भी ये चीज दिखाई है, मतलब अक्रॉस द रिलीजन बता रहा हूँ, माफिया बहुत डेवलप हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मतलब स्मगलिंग वगैरह इजी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूपी बिहार के बॉर्डर पे दारू ले जाना इजी है, आपने मिर्जापुर वाली सीरीज में देखा होगा। ऐसे नेपाल और इंडिया के, नेपाल यूपी बिहार इनके बॉर्डर पे जो है, यहाँ से जितने भी लोग स्मगलर होते हैं, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो नेपाल के बॉर्डर से बाहर जाते हैं, और उन जैसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए दुबई, मिडिल ईस्ट में बेच दिया जाता है, या फिर इधर थाईलैंड की साइड लेके चले जाते हैं, है ना, या ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह। ये मोस्टली जो काम है वो कहाँ से होता है, नेपाल वाले बॉर्डर से होता है, ठीक है। तो ये एक नेपाल के साथ इशू है हमारा। फिर बात करते हैं भूटान, सॉरी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ तो आप पढ़ ही रहे होंगे आजकल, ठीक है। एक तो वहां से क्या आ रहा है, एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एक वहां से
ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज भी वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, देखो इलीगल इमिग्रेंट्स मैंने वर्ड यूज किया बांग्लादेशी लोगों के लिए। रोहिंग्या वो म्यांमार के लोग हैं, वो यहाँ पे म्यांमार के लोग हैं, यहाँ से वो पहले बांग्लादेश आते हैं, फिर बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं और डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया में भी आ जाते हैं। उसके अलावा रेडिकलाइजेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सारी चीजें हैं, स्मगलिंग चलती है, ठीक है। बट मोर और लेस पाकिस्तान को छोड़ दे तो मोर और लेस देश हमसे जो है वो थोड़ा थोड़ा वो करते हैं, अपने सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। फिर म्यांमार की बात करें, म्यांमार में क्या अच्छा मिलिट्री रूल चल रहा है, तो यहाँ के जो यहाँ के रेवोल्यूशनरी जब भाग भाग के वो इंडिया में जाते हैं, इधर भी ट्राइब है, इधर भी ट्राइब है, दोनों साइड ट्राइब है, तो इनके क्या किन बॉन्ड्स हैं, तो इंडिया जो गवर्नमेंट है ये वाला यहाँ पे बॉर्डर को भी वो नहीं कर पाती, एक तो जंगल है, दूसरा ट्राइबल कनेक्शन है, तो गवर्नमेंट इस पे वो नहीं कर पाती। तो ये सारे कुछ कुछ हमारे क्या है सिक्योरिटी के इश्यूज है। फिर श्रीलंका में ये फिशरीज का इशू है, तमिल जो श्रीलंका में जो तमिल लोग रह रहे हैं उनका इशू है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू बनता है। इस इशू के चक्कर में हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री को जो है किल कर दिया गया था, राजीव गांधी जी को। और ऐसे ये खालिस्तान वाला इशू है, इसकी वजह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जो है उनको जो है असेसिनेट कर दिया गया था। ऐसे ही फिर ये मेरीटाइम सिक्योरिटी, यहाँ से क्या क्या आता है भाई, पायरेसी होती है एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे पायरेसी होती है। पायरेसी बहुत बड़ी वो है, पायरेसी में क्या है, आपको स्मगलिंग वगैरह वो सब होती है। तो ये बेसिकली ये पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए इंटर सिक्योरिटी की। अब देखेंगे इंटर सिक्योरिटी के पॉइंट क्या क्या है। इंटर सिक्योरिटी का पॉइंट देखिए, इंटरलिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये मैंने इसके शुरू में आपको समझाने की कोशिश की थी ना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन समझाने की कोशिश की थी ह्यूमन रिसोर्स से मतलब नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स के पास एक कुल्हाड़ी, एक वो है फावड़ा है, उसने कुछ नेचुरल रिसोर्स निकाले, नेचुरल रिसोर्स से फिर उसने और ह्यूमन रिसोर्स बनाए, लोहे का कुछ मशीन वशीन बनाई, फिर तो आपस में चलता रहता है ना, नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर ये फ्रूट्स अगर शेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर वो एक्सट्रीमिज्म होगा। कैसे होगा, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो उसमें फिर अपन नक्सलिज्म पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कुछ बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, मोस्टली ना स्टेट्स के बॉर्डर पे नक्सलिज्म क्यों आता है, क्योंकि वो सबसे, अब जैसे ये वाला देखो, ये है भाई, मतलब बहुत ही मेरे को तो ये इरेशनल सा लगता है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कैपिटल है यहाँ पे बॉम्बे। अब यहाँ का इंसान को ना दिल्ली भी उतना ही दूर पड़ रहा है और अपनी स्टेट कैपिटल भी उतनी दूर पड़ रही है। दैट इज वाई विदर्भ जो रीजन है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, एंड दैट इज वाई वहां पे नक्सलिज्म आया, ठीक है। तो डेवलपमेंट के फ्रूट्स अगर इक्वल नहीं बटेंगे, खरबूजा कटेगा, इक्वल नहीं बटेगा, तो फिर क्या होगा भाई, एक्सट्रीमिज्म ही होगा, ठीक है। या फिर जैसे गुड़गांव जैसी सिटी है, गुड़गांव जैसी सिटी में अब जो है मतलब बेरोजगारी होने, पहले तो बाहर से लोग आ रहे थे, अब इतने लोग आ गए कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो सन ऑफ सोइल मूवमेंट, बाहर के लोगों को भगा दे रहे हैं, ये सब कर दे रहे हैं। आप लोग भी न्यूज में देखते होंगे, मतलब जैसे महाराष्ट्र में या डीपर साउथ में बिहार के लोगों को किया जाता है, वो सब ये है, ठीक। तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, अगला है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखो भाई, स्टेट एक्टर कौन से हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, स्टेट एक्टर कौन से हैं और नॉन स्टेट एक्टर कौन से हैं। स्टेट एक्टर का मतलब ये हुआ कि इंडिया के अगर प्रॉब्लम कर रहा पाकिस्तान, दिस इज स्टेट एक्टर, दिस इज पाकिस्तान इज स्टेट एक्टर, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर क्या है, पाकिस्तान डायरेक्ट करेगा तो पंगे होंगे, तो पाकिस्तान क्या करता है, मतलब हिजबुल्लाह जो भी इनके संगठन है, जैसे मोहम्मद, इससे करवा रहा है इनडायरेक्टली, तो दिस इज स्टेट एक्टर, दिस इज नॉन स्टेट एक्टर। ऐसे एक वर्ड होता है डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब क्या होगा, पाकिस्तान की वैसे तो डेमोक्रेसी है, तो कायदे से गवर्नमेंट की चलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जहां गवर्नमेंट बैठती है उसकी नहीं चलती, पाकिस्तान में चलती है रावलपिंडी की, जहां पे आर्मी हेडक्वार्टर है ना। डिफेंस में भी एयरफोर्स की, नेवी की ज्यादा नहीं चलती, आर्मी की ज्यादा चलती, इसलिए आसिम मुनीर डी फैक्टो रूलर है पाकिस्तान के, उससे पहले परवेज मुशर्रफ थे, पीएम्स की तो कुछ चलती नहीं है यहाँ पे। तो दैट इज डीप स्टेट, है ना। आर्मी या आईएसआई रूल करती है। धुरंधर में भी चीज को दिखाया गया कि मतलब बड़े बड़े फैसले जो है, मतलब वो जमील जमाली जो इतना बड़ा मंत्री होके भी वो अर्जुन रामपाल उसको हड़का के जा रहा था, दैट इज डीप स्टेट। तो वापस आइए और समझिए कि द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट आपको समझा दिया मैंने, नॉन स्टेट एक्टर क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, क्या चैलेंजेस दे सकते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने पॉइंट समझा दिया आपको। देन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अभी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कौन से हुए, जैसे आपका आजकल क्या है ना, साइबर अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन एक्टर। एम्स में शटडाउन हो गया, या आप सपोज करो किसी क्रिटिकल, अब एम्स में शटडाउन का मतलब समझते हो कितनी बड़ी बात है, एम्स की बिजली काट लो आप, है ना, मतलब कितने सारे वेंटिलेटर्स है वहां पे, कितने आईसीयूज है वहां पे, वो लोग पहले अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अगर आपने एम्स की पूरी आपको शटडाउन कर दिया आधे घंटे के लिए, सोचो हाहाकार मच जाएगा। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं,
बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हो गए हैं। तो जितना हम साइबर स्पेस से इंटीग्रेट हुए हैं, उतने ही वल्नरेबल हो गए हैं साइबर अटैक्स के लिए वो सब। इंडिया इज़ द कंट्री, जब हम पढ़ेंगे तब दिखाऊँगा मैं आपको, इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं, उससे हम कैसे निपट सकते हैं। देन आता है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं। रोल का नाम आ गया तो मतलब इफेक्ट, रोल वगैरह, यानी कि पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। पॉजिटिव रोल क्या है? अवेयरनेस बढ़ा रहा है, लोगों को ये कर रहा है। जैसे मान लो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो सायरन की प्रैक्टिस हुई थी कि भाई मीडिया के थ्रू बता दिया गया कि सायरन बजे आपका बॉर्डर वाले इलाकों में, तो आपको सतर्क हो जाना है, यहाँ तक भी मिसाइल आ सकती है, दिल्ली तक भी वगैरह वगैरह। ये तो है पॉजिटिव रोल। नेगेटिव रोल क्या है? वो मीडिया वाले हर चीज़ पे चूई 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 करने लगे। अब हुआ क्या? फिर गवर्नमेंट को उनको डायरेक्टिव देना पड़ा कि भाई शांत हो जाओ, हर न्यूज़ के पहले सायरन मत बजाओ, अदरवाइज या तो पैनिक क्रिएट होगा लोगों में, दूसरा या फिर लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, अरे ये मीडिया वाला सायरन होगा, है ना? पता चले मिसाइल आ गई ऊपर से। तो दिस इज रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। ये एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लिख सकते हो, ये वाला जो ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर वाला मैंने बताया। उसके अलावा और भी हैं, जैसे मीडिया इको चैम्बर क्रिएट कर देता है, मीडिया बहुत सारी चीजें करता है ना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर बेसिक्स ऑफ इक्वल लिखना है, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव और वे फॉरवर्ड। देन बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब बेसिक की तो इसलिए बात की है कि 2013-14 में जब सिलेबस बना था तब बेसिक ही चल रहा था साइबर का। अब लेकिन बहुत एडवांस हो चुका है, तो क्वेश्चन में बहुत एडवांस टाइप के आते हैं, तो अपने को साइबर सिक्योरिटी पूरी डिटेल में पढ़नी है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, आपस में जो सिलेबस है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है? फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। मैं आपको बता रहा था नेपाल, मैंने यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन ने करप्शन किया, यहाँ पे मतलब यहाँ यूपी के किसी पॉलिटिशियन ने करप्शन किया, अपना पैसा नेपाल के थ्रू भिजवाया। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मतलब धुलाई कैसे होती है? मान लो यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का करप्शन किया, वो नेपाल में भिजवा दिया। नेपाल में हवाला हवाला के थ्रू भिजवाते हैं, तो वहां पे वो हवाला वाला अपना 5 करोड़ रुपया रख लेगा और 95 लाख रुपए, अब वो क्या करेगा? दुबई भिजवा देगा। दुबई से वो सिंगापुर आएगा पैसा, सिंगापुर से फिर वो मॉरिशस जाएगा, और मॉरिशस से वो क्या बोल के, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल के, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोल के जो है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल के इंडिया में भेजेगा, ठीक है? अब 100 करोड़ रुपए जो किसी बंदे ने काला धन भिजवाया, हो सकता है घूम फिर के इसको 70 करोड़ ही आया, लेकिन ये क्या है? 70 करोड़ व्हाइट मनी। तो ब्लैक मनी हैज बीन लॉन्डर्ड इनटू व्हाइट मनी, यानी कि ब्लैक का धुल के सफेद हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और इसके प्रिवेंशन की बात है। उसके अलावा बॉर्डर इश्यूज, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट। मैंने बॉर्डर इश्यूज के अभी सारे वो डायग्राम में बताए थे, वो सारे बॉर्डर इश्यूज के चैलेंजेस हैं, और हम उनको कैसे, जैसे वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं हम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे बीएसएफ है, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, फेंसिंग बना रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। पीएम ने कहा है कि द बॉर्डर पीपल आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है? और बॉर्डर इलाकों में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंडिया को कैसे नुकसान होगा अगर वहां की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी है ना, अब तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे भी देखो आप है ना, यहाँ बैठ, अब जैसे ये जेएंडके है ना, ये जेएंडके है, तो अब यहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के, जयपुर में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, है ना, भोपाल में बैठ के आप इन लोगों को जज नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप इनको जज कर रहे हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठे लोगों को जज नहीं कर सकते। बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनकी अलग लाइफ होती है यार, इनके रिश्तेदार इधर भी हैं, इधर भी हैं, है ना, इनकी मेमोरीज इधर भी हैं, इधर भी हैं, ठीक है? ये इट इज लाइक कि अब देखना, आप में से जो लोग भी किसी बॉर्डर से आते हैं, ठीक है, बॉर्डर से आते हैं, मतलब जैसे मान लो ये है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे पढ़ता हूँ ना, झुंझुनू इधर है, और इधर हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ पड़ता है ना, राजस्थान का झुंझुनू, इधर महेंद्रगढ़, ठीक है? अब हमारी आदि मतलब इवन कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हरियाणा से माइग्रेट होकर राजस्थान में गए थे। तो अब ये लोग मतलब, ये मान लो आज तो राज्य का बॉर्डर है, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी कई बार राजस्थान वर्सेस हरियाणा हो जाता है। मान लो इसको कंट्री का बॉर्डर बना दो, तो कैसे, मतलब मैं अपनी रूट्स कैसे भूल सकता हूँ उस साइड, ठीक है? द पॉइंट इज कि मैं अपना काम अच्छे से करूं, अपने देश के प्रति ईमानदार, वफादार, अब वो सब कुछ रहूं, ठीक है? लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि चीजें, दैट इज वाई रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है ना, स्टेट मतलब क्या तो कहा था कि वो स्टेट की इस धारणा को नहीं मानते थे, है ना? तो पॉइंट ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि हर जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनके हिसाब से। जैसे मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा, इज अ कंट्रोवर्शियल वर्ड, बट इनडायरेक्टली कि अपन किसी बच्चे को ये कहेंगे ना कि तू बदमाश है, तू तो ऐसा ही है, तू तो नालायक है, धीरे धीरे वो वैसे ही बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपन किसी भी बॉर्डर के इलाके को कुछ भी कहेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट वालों को अपन किसी पर्टिकुलर नाम से लेंगे, या जम्मू एंड कश्मीर वालों को पर्टिकुलर नाम से लेंगे, या पंजाब के लोगों को पर्टिकुलर नाम से लेंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो, उनको ऐसा लगने लग जाएगा कि जो मेन, ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, हमें ऐसा ही समझते हैं, तो हम ऐसा ही बन जाते हैं। तो उस चीज से हमें बचना है, ठीक है? दिस इज बॉर्डर इशू।
उसके बाद आता है यहीं से जो है रेडिकलाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। होगा क्या, मेरे को किसी ने कहा यार तू तो ऐसे है, तू तो ऐसे है, तू तो ऐसे है, फिर मेरे को मतलब किसी ने आगे, जो रेडिकलाइज आदमी, उसने आके मेरे को भर दिया, देखा ये तुझे अपना नहीं समझता, ये तुझे अपना नहीं समझता इसलिए तेरे को ऐसा बोल रहा है। फिर धीरे धीरे वो बात मेरे दिमाग में घर कर जाएगी और मैं रेडिकलाइज हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, है ना। इस चीज से हमें अपने आप को भी बचाना है और इस सोसाइटी को भी बचाना है, ताकि ऐसे चैलेंजेस ना आए, ठीक है। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये एक इसका एक डायग्राम बनता है, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और दिस इज टेररिज्म, ठीक है। पहले अलग अलग चलता था, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, दाऊद इब्राहिम क्या चलाता था, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसका, डी कंपनी करके उसकी गैंग थी, डी कंपनी। वो क्या करता था, इधर लोगों से एक्सटॉर्शन के पैसे लेता था, कब्जा कर लिया जमीन को, ये सब करके, और इस पैसे को वो कहाँ डालता था, बॉलीवुड में डालता था, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में चलती थी, है ना। अब बॉलीवुड में वो पैसा डालता था और कमाता था, मूवीज प्रोड्यूस करता था, किसको लॉन्च करना है, कोई हीरो हीरोइन को लॉन्च करना, वो सब करता था। फिर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, तो रिटेलिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, मुंबई में दंगे हुए, और इनका भाई साहब का जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस में बदल गया, पाकिस्तान की इन्होंने हेल्प कर दी मुंबई में ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया टेररिज्म। तो यह बीच में आके क्या बन गया, दोनों मिक्स हो गया आपस में। तो ये बहुत मतलब एक शानदार इसका चार्ट है, वो ओपन करेंगे, ठीक है। समझा के आपको कराया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कि ये पॉइंट जो है ना, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, इसमें एक पेज का नोट बनता है, वो आपने समझ लिया तो मतलब ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और ये बहुत में सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें ना, ठीक। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो सिक्योरिटी फोर्सेस में क्या क्या आता है, देखिए थोड़ा सा। सिक्योरिटी फोर्सेस में देखो क्या क्या आता है इंडिया में, फोर्सेस में क्या क्या आता है। एक तो डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस या जो भी है ना। तो जैसे मिलिट्री, क्या आता है, मिलिट्री आती है। फिर ये आती है सेंट्रल सीएपीएफ आती है, ठीक है। इसकी एग्जाम यूपीएससी कराती है, इसकी भी यूपीएससी कराती है एनडीए के थ्रू, ठीक है। और लास्ट में जो आती है पुलिस आती है, ठीक है। और एक जो है सैनिक, वो अर्धसैनिक बल भी आते हैं, होमगार्ड्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। सबका सब करना है हमें, ठीक है। तो मिलिट्री में तीन कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं मिलिट्री की, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, ठीक है। ये तीनों पढ़ने हमें, मेंस पे पूछते हैं, प्री में पूछते हैं। सीएपीएफ में क्या क्या आता है, सीआरपीएफ आती है जो इंटरनल सिक्योरिटी को संभालती है। इसके अलावा सीआईएसएफ आती है जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को संभालती है, और वीआईपीज वगैरह को। बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ, ठीक है। उसके अलावा जो है बात करें, असम राइफल्स है, वो नॉर्थ ईस्ट में काम करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है सशस्त्र सीमा बल है, वो आपका जो क्या है नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पे है। उसके अलावा आईटीबीपी है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, है ना, वो चाइना का बॉर्डर देखती है। तो सीएपीएफ हो गया। ऐसे ही पुलिस जो है वो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देखती है। पुलिस क्या देखती है, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देखती है, ठीक है। उसके अलावा होमगार्ड जो है वो प्रॉपर वो नहीं होते, वो लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प करते हैं, इसके अलावा एक फोर्स और कौन सी होती है आपकी, ये क्या बोलते हैं, ये सेंटर के अंडर में आती है यार, मैं नाम भूल गया, जो मरीन का करती है ना यार, कोस्ट गार्ड, है ना। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके मैंडेट के बारे में पढ़ेंगे, इनमें इश्यूज क्या है। जैसे एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि सीएपीएफ है ना, अब सीएपीएफ का अलग कैडर है ना, सीएपीएफ की एग्जाम अलग होती है, लेकिन इनका जो डीजी होता है ना, बीएसएफ इनका डीजी, सीआरपीएफ का डीजी, सीआईएसएफ का डीजी, बीएसएफ का डीजी, असम राइफल का डीजी, ये आपका एसएसबी, इन सब का डीजी एक आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इनका ये है कि हम हमारे उसमें ना टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे, तो मतलब इश्यूज है। फिर स्लीप का इशू रहता है बहुत ज्यादा हेक्टिक। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सीआरपीएफ वालों की होती है ना, और उनको वो सब मिलता भी नहीं है जो आर्मी वालों को मिलता है। तो ये सब सारी इश्यूज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कैसे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने आपको कराया पूरा जीएस तरीका सिलेबस अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब हम करेंगे इसके अंदर पीवाईक्यूज, और फिर उसको राइटिंग करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना, ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली बार, टिल देन। ठीक है। तो अब ये सिलेबस किया, पीवाईक्यू किया, आंसर राइटिंग किया, अच्छे आंसर लिखना सीखा और सेलेक्ट हो गया। मतलब वो कबीर जी का दोहा है ना, धीरे धीरे मैं मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे आंसर लिखेंगे, समझेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें परेशानी, फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब हम चीज़ों को ढंग से नहीं करते हैं, सीक्वेंस में नहीं करते। हमारा भी टाइम इसलिए वेस्ट हुआ कि ये सब मतलब ना तो समझ में आया, ना कोई बताने वाला था, या फिर जहाँ भी कोचिंग में गए तो हमें ये समझाया गया कि मतलब हम बताएंगे तभी होगा ये वो, मतलब तो हमारी थिंकिंग पैटर्न को डेवलप ही नहीं हो पाया। तो अब जब तक डेवलप हुआ, सिलेक्शन हुआ, और अब आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर कर पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है आजकल काम करके। काम बढ़ गया है, मतलब पहले खुद के लिए पढ़ते थे, उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बट अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जय भारत, थैंक यू।
पढ़ते रहिए। अब जो GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, GS4 का फिर मैं आगे जो अपना जो एथिक्स का चलाऊंगा, PYQ वगैरह उसके साथ लूंगा। GS4 में मैं आपको पहले सिलेबस के टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उसी क्लास में जैसे मान लो एटीट्यूड करा रहा हूँ तो उसी के PYQ वहीं करवाऊंगा और केस स्टडी वहीं कराऊंगा, ऐसे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और वो जो अपना 20 जून से जो प्रोग्राम चल रहा है कल से, है ना, GS1 GS2 GS3 मेंस 2026 वालों के लिए, वो आपको फॉलो करना ही है। न्यूज एनालिसिस, वैल्यू एडिशन वगैरह सब हम कर ही रहे हैं। ऐसे करके यार चलो सिलेक्शन लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।